इस कहानी में हमें बहुत ही बड़ा लव ट्रायंगल देखने को मिलेगा जो कि दो इंसानों और एक चुड़ैल के बीच में होगा। यह है कहानी की फीमेल लीड हेरा। इसे अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अकेली है। ये अपनी फीलिंग्स किसी ऐसे इंसान से शेयर करना चाहती है जो कि उसे पसंद करता हो। यही कहानी का मेल लीड सुहो। इसने अपनी ज़िंदगी में एक ही लड़की से प्यार किया है एंड वो अपने प्यार को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। यही कहानी की सेकंड फीमेल लीड शेरॉन। ये पिछले 250 सालों से जिंदा है, मतलब कि चोसेनेरा से। शेरॉन अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है एंड उसका प्यार और कोई नहीं लेकिन सुहो है। कहानी की शुरुआत में हमें हेरा को दिखाया जाता है जो कि एक ट्रैवल एजेंट है। अभी वो अपने कस्टमर्स को इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रही थी। इससे हमें पता लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। दूसरी तरफ सुहो अभी अब्रॉड में था एंड उसने अपने खुद के पैसों से एक कासल खरीद लिया था। वहाँ पर उसे एक लेटर पढ़ा मिलता है। उसमें लिखा था कि मैं आशा रखती हूँ कि तुम्हें वो लड़की आने वाले क्रिसमस पर मिल जाए। फिर वो एक बॉक्स को ओपन करता है जहाँ पर वो एक लड़की की तस्वीर को बड़े ध्यान से देख रहा था एंड ये लड़की और कोई नहीं लेकिन हेरा है। यहाँ कोरिया में हेरा अभी अपने ऑफिस में काम कर रही थी एंड उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर उसी कासल को हमें दिखाया जाता है जो कि सुहो का है। हेरा के डेस्क पर उसके बॉयफ्रेंड की फोटो भी थी। जैसे ही काम खत्म होता है तो हेरा उसे मैसेज करके बता देती है कि वो अब घर जा रही है। रिप्लाई में जीहुन उसे कहता है कि मैं एक प्रोस्टिक्यूटर हूँ एंड मैं भी देर रात तक काम करता रहता हूँ तो मैं भी काफी ज्यादा थक गया हूँ। लेकिन ये सरासर झूठ होता है क्योंकि वो तो होटल में किसी लड़की के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। सुहो के पास उसी कासल का एक बंदा आकर कहता है कि जितने भी तुम्हारे हेटर्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, वो एक के बाद एक सभी मारे गए कि तुम्हारे पास कोई स्पेशल पावर है। सुहो कहता है कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे मारा। सुहो के ऐसे गुस्सा होते ही वहाँ पर रखा एक नाइट का पुतला गिर जाता है। वो बंदा कहता है कि आप जरूर लकी होगे, डिवाइन की आप पर ब्लेसिंग है। अगले दिन हेरा के ऑफिस में कोई कस्टमर आकर हेरा से बदतमीजी करने लगता है। वो उसे एक चाटा मारकर बहुत सारी बातें सुना देता है। हेरा की इसमें कोई भी गलती नहीं थी, फिर भी ये बंदा तो रुकने का नाम ही नहीं लेता। सभी लोगों के सामने वो हेरा की बेइज्जती करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के तुरंत बाद हेरा को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस वालों ने उसके बॉयफ्रेंड जीहुन को पकड़ कर रखा था। हेरा को पता लगता है कि जो ये जीहुन है वो कोई प्रोस्टिक्यूटर नहीं है लेकिन बेरोजगार है। वो अमीर लड़कियों के साथ घूमता फिरता है एंड उसके पास से पैसे मांगता है। जीहुन उसे कहता है कि देखो हेरा, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए कभी भी मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। हेरा उसे पूछती है कि ये सब कुछ क्या है, तुम तो एक प्रोस्टिक्यूटर थे ना। तो इस पर जीहुन उसे कहता है कि मुझे तुम पर काफी दया आती है कि तुम अनाथ और गरीब हो, इसलिए मैंने तुमसे झूठ कह दिया कि मैं एक प्रोस्टिक्यूटर हूँ। हेरा उसे कहती है कि तुमने अभी जो कुछ भी किया मैं उसे भूल जाऊंगी। तुम भले ही मुझे पसंद ना करते हो लेकिन मैं तुम्हें सच में पसंद करती हूँ। जीहुन उसे कहता है कि तुम समझ नहीं रही हो, तुम गरीब और अनाथ हो, ऊपर से तुम एक आंटी को भी संभाल रही हो। ऐसी लड़की से तो भला कौन ही डेट करना पसंद करेगा। मैं तुम्हें क्लियरली एक बात बता दूं कि मुझे तुम्हारी जैसी गरीब लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर हेरा को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। फिर हम सुहो को देखते हैं। वो किसी चेयरमैन पार्क के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा रहा था। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जब सुहो के डैड की मौत फैक्ट्री में आग लगने की वजह से हो रही थी तब सुहो ने चेयरमैन पार्क से मदद मांगी कि प्लीज वो उसके डैड को बचा ले, लेकिन वो बंदा वहाँ से भाग गया। यहाँ पर उसके डैड की मौत हो जाती है एंड आग लगने की वजह से सुहो की थोड़ी बॉडी और उसका फेस भी जल जाता है। सुहो के डैड के मरने के बाद हेरा के डैड उसे अपने घर लेकर आए क्योंकि हेरा के डैड और सुहो के डैड आपस में बेस्ट फ्रेंड थे। हेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल डफर थी। सुहो अपने डैड की तरह स्मार्ट था, इसीलिए वो उसकी पढ़ाई में काफी मदद किया कर देता था। यही सारी बातों को सोचकर सुहो किसी को हेरा को ढूंढने का ऑर्डर देता है
तो सामने से वो बंदा कहता है कि हेरा की फैमिली जब बैंकरप्ट हुई तभी उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। अभी हेरा कहाँ पर है ये बात किसी को भी नहीं पता है, शायद उसने अपना नाम चेंज कर लिया है। सूहो कहता है कि जो भी हो लेकिन आप मेरे लिए उसे फाइंड कर दीजिए क्योंकि मैं जल्दी ही कोरिया वापस आने वाला हूँ। हेरा जब ब्रेकअप करने के बाद घर वापस आ रही थी तो उसकी मकान मालिक उसे कहती है कि तुम्हें अगले ही महीने घर खाली करना होगा। ये सुनकर हेरा घर के अंदर जाकर आंटी से झगड़ा करने लगती है एंड कहती है कि मैंने जो आपको डिपॉजिट के पैसे दिए थे वो भी आपने खर्च कर दिए और जो मैं रेंट पे करने के लिए आपको पैसे देती थी वो भी आपने खर्च कर दिए। आंटी तो इमोशनल ड्रामा करने लगती है तो हेरा कहती है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। तो आंटी कहती है कि मैंने उन पैसों से नया घर खरीद लिया और साथ ही साथ में एक लोन भी लिया है। ये सुनकर हेरा को इतना बड़ा सदमा लगता है कि वो बहुत सारी नींद की गोलियां एक ही बार में खा लेती है। तभी ही वहाँ पर उसकी फ्रेंड और उसका हस्बैंड गॉन आता है। ये दोनों ही उन दोनों की फाइट को रुकवाते हैं। वैसे ये जो गॉन है वो चेयरमैन पार्क का बेटा है। हेरा प्लेग्राउंड में आकर रो रही थी। बेचारी का तो आज का पूरा दिन ही खराब गया। वो कहती है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, मैं बहुत ही ज्यादा अकेली हूँ। आज जैसी मेरी हालत है इस तरह से तो कोई भी मुझसे शादी भी नहीं करेगा। नींद की गोलियां खाने की वजह से वो वहीं पर ही बेहोश होने लगती है। वो सोचती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ। उसे तभी ही सूहो आवाज देता है। अचानक से ही वहाँ पर हवा तेज होने लगती है एंड एक रेड कोट उसकी तरफ उड़ता हुआ आता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेरा के पेरेंट्स ने ये कोट शेरॉन के पास से बनाने को दिया था। फिर हेरा उठकर उसी शेरॉन टेलर के पास अपने आप ही चली जाती है। वो शेरॉन को देखकर कहती है कि मैं अपना कोट लेने के लिए आई हूँ। शेरॉन उसे कहती है कि तुम हेरा हो, पहले तो तुम काफी रिच हुआ करती थी लेकिन जरा अब तुम्हारी हालत तो देखो। शेरॉन उसे उसका कोट देकर उसको घर छोड़ने के लिए जा रही थी तो हेरा उसे कहती है कि आज मैं खुद की जान लेने वाली थी लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर ये कोट मुझे मिल जाएगा तो मेरी जिंदगी वापस से सही हो जाएगी। शेरॉन उसे पूछती है कि तुम क्यों मरना चाहती हो तो वो कहती है कि मेरे पास जीने की कोई वजह नहीं थी इसीलिए। शेरॉन कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदगी जीने की कोई वजह दूँ तो बदले में तुम मुझे क्या दोगी। हेरा उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए तो वो कहती है कि मुझे तुम बनना है, मुझे तुम्हारी जिंदगी चाहिए। हेरा उसकी बात को मजाक में लेकर बेहोश हो जाती है एंड जब वो उठती है तो वो अपने घर में थी। वो अपने पास उस रेड कोट को देखकर सोचती है कि अच्छा तो वो कोई सपना नहीं था। हेरा उसी रेड कोट को पहनकर कंपनी आती है तो उसे पता लगता है कि कल जो कस्टमर उसके साथ बदतमीजी कर रहा था उसका कार से एक्सीडेंट हो गया है एंड अभी वो हॉस्पिटलाइज है। कैंटीन में हेरा को बलगोगी खानी थी लेकिन वो खत्म हो गई थी मगर उसे पता लगता है कि जितने भी लोगों ने बलगोगी खाई उनका पेट खराब हो गया है एंड वो सभी लोग बार बार टॉयलेट का चक्कर काट रहे हैं। अब किसी की भी हालत ठीक नहीं थी इसलिए ये सभी लोग हेरा को स्लोवेनिया भेज देते हैं बिजनेस के काम से। हेरा आज पहली बार प्लेन में बैठकर अब्रॉड जाने वाली थी इसलिए वो काफी ज्यादा नर्वस फील करती है मगर वो स्लोवेनिया में जाकर अपना काम अच्छी तरीके से पूरा कर देती है। वहाँ के जो कलीग्स थे वो लोग हेरा से कहते हैं कि तुम्हें कोरिया की टिकट कुछ दिनों के बाद ही मिलेगी तो क्यों ना तुम स्लोवेनिया में थोड़ा घूम फिर लो। वो लोग उसे एक फोटोग्राफर को सजेस्ट करते हैं जो कि काफी अच्छी फोटो खींचता है एंड ऊपर से वो कोरियन भी है। अगले दिन हेरा जब उस फोटोग्राफर से मिलने के लिए जाती है तो वो फोटोग्राफर पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उसके पास नहीं आ पाता। यहाँ हेरा को सूहो मिल जाता है क्योंकि उसने ब्लैक लेदर जैकेट पहनी थी, ऊपर से उसके हाथ में कैमरा भी था, इसीलिए वो गलत समझ लेती है कि शायद यही वो फोटोग्राफर होगा। लेकिन जब सूहो उसे पहली बार देखता है तो वो उसे देखता ही रह जाता है एंड पहली ही नजर में उसे पहचान लेता है कि यही उसकी बचपन की दोस्त हेरा है। हेरा सूहो को फोटोग्राफर कह के बुला रही थी तो सूहो उसकी ये गलत फहमी दूर नहीं करता एंड उसकी कुछ फोटो वगैरह खींच देता है। सूहो उसे कहता है कि तुम काफी डिप्रेस्ड लग रही हो, थोड़ा स्माइल करो। तो वो कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे डंप कर दिया है इसलिए मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। सूहो कहता है कि ये तो अच्छा हुआ, अब जल्दी ही तुम्हें कोई अच्छा आदमी मिलने वाला है। जी हुन जेल में बैठा बैठा हेरा की बातें सोच रहा था कि मैं तुम्हें फिर भी पसंद करती हूँ। वो कहता है कि ये हेरा मुझे पागल कर देगी। वो
वो काफी ज्यादा अच्छी लड़की है लेकिन वो गरीब है। एक पुलिस वाला आकर उसे कहता है कि तुमने उन लड़कियों से ऐसा भी क्या कह दिया कि वो तुम्हें फ्री कराने के लिए रेडी हो गई। इस पर जीहुन उसे कुछ भी नहीं कहता एंड वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गॉन आंटी से कह रहा था कि हेरा स्लोवेनिया में चली गई क्योंकि वो आपको देखना नहीं चाहती थी। हेरा की फ्रेंड कहती है कि आंटी क्या आपने हेरा के बॉयफ्रेंड को देखा? तो आंटी कहती है कि हाँ, वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है एंड एक प्रोस्टिक्यूटर है। तो गॉन यहाँ पर जीहुन की सारी सच्चाई इन लोगों को बता देता है। आंटी गॉन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम हेरा को पसंद करते हो लेकिन तुमने इस लड़की से शादी की क्योंकि ये पैसे वाली थी। हेरा बहुत ही ज्यादा अच्छी लड़की है तो तुम लोग ना उसके बारे में बुरी बुरी बातें मत सोचो। वो गॉन को देखकर कहती है कि और तुम्हारे पेरेंट्स ने तो हेरा के डैड को मरवा ही दिया था। गॉन कहता है कि अब आप लिमिट क्रॉस कर रही है। तो आंटी कहती है कि ये मेरा घर है और तुम मेरे ही घर में खड़े होकर मुझसे ये कह रहे हो कि मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ। वो उन दोनों को ही घर से भगा देती है। उनके जाने के बाद जीहुन वहाँ पर आता है लेकिन वो हेरा से बिना मिले ही चला जाता है। सूहो हेरा को पूरा स्लोवेनिया घुमा रहा था। वो जब आइसक्रीम खाते खाते रोने लगती है तो सूहो उसे कहता है कि तुम जानती हो कि आइसक्रीम खाते खाते रोने पर क्या होता है? वो कहती है कि नहीं। अगले सीन में वो दोनों डिनर कर रहे थे। हेरा उसे कहती है कि तुम आज रात के मेरे ब्लैक नाइट बन जाओ। वो कुछ समझ नहीं पाता तो हेरा कहती है कि कोरिया में ब्लैक नाइट उसे कहा जाता है जो हमारे बिहाफ पर ड्रिंक करते हैं। आगे सूहो हेरा को गिफ्ट में एक बेल देता है एंड कहता है कि जब भी तुम इसे बचाओगी तो तुम्हें स्लोवेनिया की याद आएगी। जब वो उसे वापस कंपनी छोड़ने के लिए चाहता है तो सूहो एक बात नोटिस करता है कि हेरा के हाथ काफी ज्यादा ठंडे हैं एंड वो अपनी बॉडी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अगले सीन में हेरा के कलीग्स उसे डांट रहे थे एंड कहते हैं कि पूरा दिन तुम किसके साथ घूमकर आई? उस लड़के ने तुम्हारा फोन जानबूझकर स्विच ऑफ किया ताकि हम तुम्हें कांटेक्ट ना कर पाए। तुम तो काफी इडियट हो। हेरा सोचती है कि मैं तो सच में उल्लू बन गई लेकिन वो लड़का आखिर में था कौन? सूहो हेरा की तस्वीरें देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा था एंड कहता है कि हेरा ये मैं हूँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना। अगले दिन हेरा को एक पार्सल रिसीव होता है। उसमें ग्लव्स थे एंड उसकी कुछ फोटोज थी जो कि सूहो ने खींची थी। सूहो ने उसमें एक लेटर भी लिखा था एंड कहा था कि माफ करना, मैं वो फोटोग्राफर नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रही हो। तुम जानना चाहती हो ना कि आइसक्रीम खाते खाते रोने पर क्या होता है? तुम एक मैन के दिल को फास्ट बीट करने पर मजबूर कर देती हो। अभी के लिए तो मैं बस तुम्हें थोड़ी सी ही फोटो भेज रहा हूँ लेकिन जब हम दोबारा मिलेंगे तब मैं तुम्हारी सारी फोटोज तुम्हें लौटा दूंगा। चेयरमैन पार्क हॉस्पिटलाइज थे। वो कहते हैं कि मैंने उस लड़की को आज फिर से देखा, उसकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं। यहाँ पर वो शैरॉन की बात कर रहे थे। हेरा की फ्रेंड कहती है कि ससुर जी क्या पागल तो नहीं हो गए ना? तो गॉन कहता है कि इसे थोड़ा सदमा लगा है, ये बिल्कुल ठीक है। शैरॉन के पास बेकी नाम की एक लड़की मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि हेरा पुरानी जिंदगी की तरह आज भी मिजरेबल जिंदगी ही जी रही है। बेकी कहती है कि भले ही वो आज इतनी मिजरेबल जिंदगी जी रही है लेकिन जल्दी ही उसकी जिंदगी में अच्छा होने लगेगा। शैरॉन कहती है कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी, मैं उन दोनों को साथ में कभी नहीं आने दूंगी। बेकी उसका गला दबाते हुए कहती है कि तुम पिछले 200 सालों से जिंदा हो, क्या इतने टाइम में भी तुम में अक्ल नहीं आई? पिछली जिंदगी में तो तुमने उन दोनों की जिंदगी को नरक बना दिया था लेकिन प्लीज इस वाली जिंदगी में उन दोनों को शांति से जीने दो। अगले सीन में बेकी चर्च में थी एंड वहाँ पर वो कन्फेस करती है कि उसने बहुत ही बड़ा पाप किया है, इसीलिए वो पिछले 250 सालों से जिंदा है। अगले दिन हेरा उसी कासल में घूमने के लिए आती है जो कि सूहो का है। उसे बताया जाता है कि 9 बजे से पहले चली जाना क्योंकि 9 बजे के बाद सारे गेट बंद हो जाएंगे। लेकिन वहाँ घूमते घूमते हेरा को समय का कुछ पता ही नहीं चलता एंड उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अब तो हेरा बाहर भी नहीं जा सकती क्योंकि सारे गेट बंद थे। हेरा वहीं पर ही रुकने का सोचती है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पर सूहो आता है एंड वो उसे इस तरह से सोते हुए देख लेता है। अगले दिन हेरा जब उठती है तो वो सूहो के बेड पर थी। वो वहाँ से भागने का करती है एंड गलती से सूहो के बाथरूम का दरवाजा ओपन कर देती है। अगले सीन में हेरा उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि ये मेरा कासल है। हेरा उसे पूछती है कि तुमने उस दिन सच क्यों नहीं बताया कि
तुम वो फोटोग्राफर नहीं हो। इस पर सुहो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सच नहीं बताया। हेरा उसे पूछती है कि तुम हो कौन, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा ब्लैक नाइट हूँ। वो कहती है कि ऐसे नहीं, असल में तुम हो कौन। सुहो कहता है कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, लेकिन फिलहाल अभी मैं बिजनेसमैन हूँ। मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए हैं, इसीलिए अभी मैं अपने वेकेशन पर हूँ। यहाँ पर सुहो अपने नाम के अलावा हेरा को सब कुछ बता देता है। अगले सीन में हेरा कोरिया वापस आ जाती है। उसकी आंटी उसे कहती है कि जो घर मैंने खरीदा है अभी उसका रिनोवेशन हो रहा है, और जब तक रिनोवेशन होगा तब तक ये लोग हमें दूसरा घर रहने के लिए दे रहे हैं। हेरा की फ्रेंड भी वहाँ पर आई थी। वो उस कोट को देखकर कहती है कि तुमने ये कहाँ से खरीदा, मुझे भी ऐसे कपड़े खरीदने हैं। वो जिद करने लगती है कि वो उसे उस शॉप पर लेकर जाए। हेरा मना कर देती है, लेकिन जब वो ये कहती है कि बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तो ये सुनकर हेरा मान जाती है। लेकिन जब हेरा शेरॉन के टेलर में उसे लेकर आती है तो शेरॉन उसे गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि तुम मेरी शॉप में ऐसे ही किसी को कैसे लेकर आ सकती हो। हेरा कहती है कि माफ करना, आगे से मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम्हें मेरा एक्यूरेट मेजर कैसे पता है। इस पर हेरा कहती है कि इस तरह के अलग अलग साइज के कोट मेरे पास बहुत सारे हैं। हेरा कहती है कि जब से इस कोट को मैंने पहना है तब से ही मेरे साथ बहुत ही अच्छा हो रहा है। तो शेरॉन कहती है कि ये एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है। आगे आंटी हेरा को लेकर उसी घर में पहुंच जाती है। हेरा इतने बड़े घर को देखकर सोचती है कि क्या कंपनी वाले सच में हमें इस घर में रहने को दे रहे हैं। तभी ही उसके सामने सुहो आकर कहता है कि जब तक तुम्हारा घर रिनोवेट नहीं हो जाता तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। हेरा वहाँ पर सुहो को देखकर काफी ज्यादा शॉक होती है। सुहो उसे कहता है कि जब तक तुम्हारे नए घर का काम पूरा नहीं हो जाता तब तक तुम लोग यहाँ पर रह सकते हो। हेरा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग दूसरा कोई घर ढूंढ लेंगे। तो वो कहता है कि ऐसा मत करो। हेरा उसे पूछती है कि तुम आखिर में हो कौन। तो सुहो उसे अपना असली नाम बताता है कि उसका नाम मुन सुहो है। यह सुनकर हेरा बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है। तो वो कहता है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे कि तुमने अपने फर्स्ट लव का नाम सुन लिया हो। तभी ही आंटी हेरा को अपने पास बुलाती है। तो हेरा उसके पास जाकर कहती है कि हमें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, लेकिन आंटी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी। वो तो इस घर में डेरा जमाने का ही सोच लेती है। हेरा को सुहो के साथ एक ही घर में नहीं रहना था, इसलिए वो ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसका ऑफिस तो बंद था, इसलिए वो शेरॉन के पास जाती है। हेरा शेरॉन से सरप्राइजिंगली पूछती है कि तुम मेरे लिए इतने सारे महंगे कपड़े क्यों बना रही हो, ऊपर से तुम इसके पैसे भी नहीं ले रही। तो शेरॉन उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ पास्ट लाइफ में कुछ बुरा किया था, तो इस लाइफ में मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ। हेरा मजाक में कहती है कि क्या तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया था। तो शेरॉन कहती है कि वो तुम थी जिसने मेरे प्यार को चुरा लिया था। हेरा को अभी भी ये सब कुछ मजाक ही लग रहा था। शेरॉन उसे कहती है कि इस जिंदगी में मैं तुम्हारे प्यार को तुमसे छीन लूंगी। तो हेरा कहती है कि ठीक है, कर लेना। तभी ही जीहुन हेरा को कुछ फोटो सेंड करता है जिसमें वो अपनी बॉडी हेरा को दिखाना चाहता था। हेरा कहती है कि ये कमीना अभी तक नहीं सुधरा। शेरॉन जल्दी से उसके पास आती है और कहती है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। शेरॉन यहाँ पर उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन जीहुन ने ऐसी ही फोटो खींची थी जिससे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, सिर्फ उसकी बॉडी ही दिख रही थी। शेरॉन उसे कहती है कि आज से ये मैन मेरा हुआ, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी ड्रेसेस तैयार करूंगी। अगले दिन सुहो उसी एरिया में घर खरीदने के लिए जाता है जहाँ पर पहले कभी हेरा का घर हुआ करता था। वो एक पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पर हेरा उसे कह रही थी कि मुझे ट्रेडिशनल हाउस बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्या तुम बड़े होकर मेरे लिए ऐसे 10 हाउस खरीद सकते हो। तब सुहो ने उसे वादा कर लिया था। प्रेजेंट में सुहो कहता है कि हेरा, मैंने उस वादे को पूरा कर लिया है। अगले सीन में वो उसकी कंपनी चला जाता है उसे लंच के लिए इनवाइट करने। हेरा उसे कहती है कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड क्यों हो, मुझ में ऐसा कुछ खास भी नहीं। तो वो कहता है कि तुम काफ़ी अट्रैक्टिव हो। वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक अनाथ
अनाथ और गरीब हूँ, मुझ जैसी लड़की को कोई भी लड़का पसंद नहीं करेगा। सूहो कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता कि तुम ब्यूटीफुल हो। वो कहती है कि क्या तुम कोई कॉन आर्टिस्ट हो। वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं एक लकी बिजनेसमैन हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूहो के आने के बाद हेरा की जिंदगी में भी लक आ गया था। सभी लोग उसे नोटिस करने लगे थे एंड उसकी ब्यूटी की काफ़ी तारीफ करने लगे थे। सूहो एक डॉग की तरफ देख रहा था तो हेरा उसे पूछती है कि क्या तुम्हें डॉगिस पसंद है। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे तुम पसंद हो। ये सुनकर हेरा थोड़ी स्पीचलेस हो जाती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। सूहो जब हेरा को छोड़कर वापस जा रहा था तो शेरॉन उसे रास्ते में ही देख लेती है। उसे देखकर उसके इमोशन इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि वहाँ पर हवा तेज होने लगती है एंड कैफे का सारा सामान टूटने लगता है। शेरॉन को ऐसे चेयरमैन पार्क भी देख लेते हैं क्योंकि वो भी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। जीहोन हेरा को पटाने के लिए अपनी बॉडी पर ध्यान दे रहा था। वहाँ पर वो एज अ ट्रेनर भी काम करने लगता है, लेकिन हेरा उसे इग्नोर कर रही थी तो वो उसके पास जाकर उसे फिर से गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करता है, मगर हेरा तो उसके लाए बुके को सीधा कचरे की गाड़ी में ही फेंक देती है। जीहोन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। हेरा उसे कहती है कि तुम भले ही मुझे पसंद करते हो, लेकिन अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अगले सीन में सूहो हेरा के काम में मदद करवाता है तो बदले में हेरा सूहो को डिनर ट्रीट देती है। सूहो उसे कहता है कि क्या हम डेट शुरू कर सकते हैं, तो वो कहती है कि नहीं। दूसरी तरफ शेरॉन उसे कहती है कि उसका पुनर्जन्म हो गया है, मैंने आज उसे देखा है। बेकी कहती है कि ये नहीं हो सकता, तुमने तो उसे खुद अपने हाथों से मारा था, इसीलिए तो तुम्हें ये सजा मिली। शेरॉन कहती है कि मैंने उसे मारा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी थी, मैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो उस लड़की को पसंद करता था। बेकी कहती है कि अगर उन दोनों का पुनर्जन्म हो गया है तो प्लीज़ इस जन्म में तुम उन दोनों को शांति से जीने देना। अपना ये श्राप मिटाने के लिए हेरा के लिए 1000 से भी ज्यादा ड्रेसेस तैयार करना और उसकी शादी का भी ड्रेस तैयार करना। ये सुनकर शेरॉन को उस पर गुस्सा आता है। वो कहती है कि मैं ये होने ही नहीं दूंगी, वो सिर्फ मेरा है। यहाँ पर हेरा ड्रंक हो गई थी। वो कहती है कि मैंने बचपन से ही बहुत ज़्यादा काम किया है, सिर्फ काम काम और काम। तुम मुझे कभी भी नहीं समझोगे क्योंकि तुम काफ़ी सक्सेसफुल इंसान हो। तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें मुझे पसंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं भी तुम्हें पसंद करने लगी और एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं इसे कभी भी सहन नहीं कर पाऊंगी। एक बार मैं हर्ट हो गई हूँ, मुझे दोबारा नहीं होना है। सूहो उसे कहता है कि वो कमीना था कौन, तो हेरा कहती है कि वो तो मरना डिजर्व करता है। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब वो कंपनी जा रही थी तो जीहुन आकर उसे फिर से गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करने लगता है। वो कहती है कि अब मुझे तुम नहीं चाहिए, अगर तुम प्रोस्टिक्यूटर होते तो शायद मैं हाँ कह देती, क्योंकि मुझे अपने डैड की मौत के बारे में पता लगवाना है। बचपन में मैं लॉ स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मैं ये नहीं कर पाई। जब मुझे ये पता लगा कि तुम प्रोस्टिक्यूटर हो और तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो, तब पता है कि मैं कितनी ज़्यादा खुश हुई थी, लेकिन तुम तो एक धोखेबाज निकले। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रोस्टिक्यूटर बनूंगा। वो हंसने लगती है तो वो चिल्लाकर कहता है कि हंसना बंद करो, मैं सीरियस हूँ। हेरा कहती है कि भाड़ में जाओ तुम, अब मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा। हेरा जब काम खत्म करके घर वापस आती है तो सूहो उसे कहता है कि तुम मुझे सोल घुमाने के लिए ले जाओ, क्योंकि मुझे सोल के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हेरा तो फटाक से मना कर देती है, लेकिन सूहो उसके पीछे पड़ जाता है तो हेरा को मजबूरन उसे बाहर लेकर जाना पड़ता है। अभी ये दोनों शेरॉन के टेलर में थे। ज्यादा पावर यूज करने के बाद शेरॉन बेहोश हो गई थी। ये दोनों इसलिए उसका इंतजार करने लगते हैं। सूहो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियों के ही कपड़े मिलते हैं, तो हेरा उसे कहती है कि थोड़ा धीरे से बात करो। वो उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या इतना धीरे। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेरा ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, तो शेरॉन उस गलती की उसे बहुत बड़ी सजा देती है, उसके चेहरे पर गर्मा गर्म लोहा मारकर, जिससे हेरा का पूरा चेहरा छल गया था। वेल ये सारी बातें उसकी पास्ट लाइफ की है एंड शेरॉन इस बातों को याद कर रही थी। सूहो के आने के बाद चेयरमैन पार्क के बिजनेस में 7.5 लग गई थी, इसलिए वो इस बात की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं
जब वो सूहो की फोटो देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये डॉक्टर मून का बेटा है। गॉन कहता है कि ये लड़का वो नहीं हो सकता क्योंकि सूहो के चेहरे पर तो स्कार था। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि हाँ, उसने सर्जरी करवा कर हटवा लिया होगा। वो छोटा था तब तो उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन अब तो देखो वो कितने ज्यादा पैसे वाला बन गया है। वो एक फ्लैशबैक को याद करते हैं जब सूहो को फैक्ट्री से बाहर निकाला गया, तब सूहो उसे काफी घूर कर देख रहा था। शेरॉन जीहुन से जिम में मिलने के लिए जाती है एंड कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ। वो सोचता है कि मैंने तो काफी सारी लड़कियों के साथ हैंग आउट किया है, तो मुझे कैसे याद होगा। वो कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। शेरॉन उसे अपना बिजनेस कार्ड देते हुए कहती है कि तुम कभी मेरी शॉप पर भी आना। यह कहकर वो चली जाती है। जीहुन कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा डरावनी थी। सूहो अपने काम की वजह से किसी जमीन को देखने के लिए जाता है एंड उस जमीन की ऑनर बेकी थी। वो बेकी को देखकर उसके गले लग जाता है एंड कहता है कि आज भी आपने ग्रीन कपड़े ही पहने हुए हैं। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सूहो काफी ज्यादा परेशान था। वो खुद को इतना ज्यादा अनलकी मानता था कि वो खुद की जान लेना चाहता था, लेकिन तब बेकी उसके पास आई एंड उसे कंसोल करने लगी। बेकी ने उससे कहा कि आज के दिन के बाद दुनिया भर का लक तुम्हारे पास होगा, तुम अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा सक्सेस हासिल करोगे। प्रेजेंट में सूहो उसे कहता है कि आपने उस दिन जो भी प्रेडिक्ट किया था वो सब कुछ सच हो गया, क्या आप फ्यूचर भी बताती है। तो वो कहती है कि नहीं, मैं पिछले 250 सालों से जिंदा हूँ क्योंकि मुझे श्राप मिला था। ये सुनकर सूहो को हंसी आ जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। वैसे तुम इस जमीन को खरीदने वाले हो, तो तुम्हें क्या इसकी बैक स्टोरी जाननी है। वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। बेकी कहती है कि ये कहानी ऐसी दो लड़कियों की है जिसको एक ही लड़के से प्यार हो गया। शुरुआत से एंड तक उस लड़के ने भी एक ही लड़की से प्यार किया। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी एंड दूसरी लड़की उसी लड़की की सर्वेंट थी। लड़के को उस नौकरानी से प्यार हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस लड़की की शादी उस नोबल फैमिली की लड़की से हो गई। मगर फिर भी उस लड़के की फीलिंग्स उस लड़की के लिए नहीं बदली एंड ये चीज उस नोबल फैमिली की लड़की से देखी नहीं गई। बेकी इस कहानी को यहीं पर ही एंड करती है। तो सूहो उसे कहता है कि मुझे इस कहानी के बारे में ज्यादा जानना है। बेकी कहती है कि अभी नहीं, मैं तुम्हें किसी और दिन सुना दूंगी। वेल, ये जो कहानी थी वो सूहो, हेरा और शेरॉन की थी पिछले जन्म की। अगले सीन में सूहो शेरॉन की शॉप पर जाता है। शेरॉन उसे देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो रही थी, लेकिन सूहो वो सिर्फ हेरा के कपड़ों के ही बारे में बात कर रहा था। जब वो पैसे देने की बात करता है तो वो कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर वो घर चला आता है। सूहो ने हेरा की फ्रेंड और गॉन को डिनर पर इनवाइट किया था। गॉन आते ही सीधा पूछने लगता है कि तुम हेरा को कैसे जानते हो, तुम उसे कहाँ मिले थे। सूहो कहता है कि मैं स्लोवेनिया में हेरा का ब्लैक नाइट था। गॉन उसे पर्सनल सवाल करने लगता है तो वो कहता है कि मैं बचपन में ही कोरिया छोड़कर यूएस चला गया था, जहाँ पर मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। हेरा की फ्रेंड कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, तो जरूर तुम अपने कॉलेज टाइम में फेमस रहे होगे। तो वो कहता है कि तुमने ठीक कहा, मैं फेमस था क्योंकि मेरे चेहरे पर एक बहुत बड़ा स्कार था, लेकिन मेरे डैड के फ्रेंड ने मेरी सर्जरी कराने में मेरी मदद की, जिससे स्कार कम्प्लीटली रिमूव हो गया। उसके बाद मैं बिजनेस करने लगा एंड काफी लकी रहा। कौन जब उसके डैड के बारे में पूछता है तो सूहो कहता है कि मेरे डैड ने केमिस्ट्री में पीएचडी करके रखी थी, लेकिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण उसकी मौत हो गई। ये सुनकर हेरा समझ जाती है कि ये सूहो और कोई नहीं लेकिन उसके बचपन का दोस्त है। गॉन कहता है कि फिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो वो कहता है कि मैं हेरा को देखने आया हूँ। उसके डैड बचपन में मुझे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते थे। वो चाहते थे कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूं ताकि आगे चलकर मैं हेरा की मदद कर सकूं। एंड देखो, मैंने आज उसका ये सपना पूरा कर दिया। ये सुनकर हेरा खड़ी होकर बाहर चली जाती है। गॉन भी उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन सूहो कहता है कि तुम गेस्ट हो, तुम्हें यहीं पर ही रुकना चाहिए। हेरा उसे कहती है कि तो तुमने उस दिन मैरी और डैड की बातें सुन ली थी। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सूहो हेरा के लिए फूल लेकर आ रहा था, लेकिन उसने हेरा और उसके डैड की
बातें सुन ली एंड वो दुखी होकर वहाँ से चला गया। तब बेकी उसे मिली थी एंड उसको संभाला था। प्रेजेंट में हेरा उसे कहती है कि क्या यही रीज़न था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। सूहो कहता है कि हेरा, मैंने तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया। हेरा कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम जैसा चाहते थे अब वैसा बन गए हो, एक सक्सेसफुल इंसान। सूहो कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें 3 चीज़ें गिफ्ट में देने के लिए आया हूँ। पहला तुम्हारा घर, दूसरा मैं तुम्हें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाहता हूँ कि तुम किसी के भी सामने झुको नहीं। हेरा कहती है कि मैं पहले जैसी अमीर नहीं रही, मुझ जैसी गरीब इंसान को तुम ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी प्राउड फील करते हो ना। तो वो कहता है कि अगर मैं ये कहूँ कि मुझे प्राउड फील नहीं हो रहा तो ये सरासर झूठ होगा। हेरा कहती है कि ठीक है, तीसरे गिफ्ट में तुम मुझे मेरा ट्रू लव दो जो कि मुझे कभी छोड़कर ना जाए। ये सुनकर सूहो उसे किस करता है। हेरा सूहो को खुद से दूर करती है तो सूहो उसे कहता है कि मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ। हेरा बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है तो सूहो उसे रोककर कहता है कि ये बात कभी मत भूलना कि मैं सक्सेसफुल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ही वजह से हुआ। लेकिन हेरा उसका हाथ झटक कर वहाँ से चली जाती है। सूहो जब अंदर वापस आता है तो गॉन कहता है कि आज का डिनर तो यादगार रहेगा, तुमने तो हमें सरप्राइज ही कर दिया। हेरा की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुम हेरा को पसंद करते हो, तो इस पर सूहो बस एक स्माइल कर देता है। शैरॉन बेकी से कहती है कि आज वो मेरे पास आया था और उसने मुझे हेरा के लिए कपड़े बनाने को कहा। तो बेकी कहती है कि वो तुम्हारा नहीं है तो तुम उसे भूल क्यों नहीं चाहती। पिछले जन्म में तुमने उन दोनों को मार डाला था, तो प्लीज इस जन्म में उन दोनों को डिस्टर्ब ना करो और उन्हें शांति से जीने दो। अपना सामान पैक करो और मेरे साथ एयरपोर्ट चलो। तो शैरॉन कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बीजिंग नहीं जाना है, अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेली ही चली जाओ। तभी ही वहाँ पर हेरा रात गुजारने के लिए आती है। शैरॉन उसे पूछती है कि उस दिन मैं सो रही थी तब तुम्हारे साथ एक आदमी भी आया था, वो कौन था। हेरा कहती है कि उसके बारे में बात ही मत करो, आज उसने मुझे किस किया। शैरॉन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वो पसंद है, तो हेरा कहती है कि हाँ मुझे भी वो पसंद है। ये सुनकर शैरॉन का पारा तो हाई हो जाता है, वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती एंड उससे खिड़की का कांच टूट जाता है जिससे हेरा डर के बेहोश हो जाती है। अगले दिन सूहो आंटी से पूछ रहा था कि हेरा क्या अभी तक वापस नहीं आई, तो आंटी कहती है कि हेरा सोना में ही सो गई होगी। सूहो कहता है कि जब मैं हेरा की फैमिली के साथ रहता था तब तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। इस पर आंटी कहती है कि हेरा की फैमिली के बैंकरप्ट हो जाने के बाद मैं उसके पास आई, इसलिए तुमने मुझे देखा नहीं होगा। सूहो कहता है कि फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप फेक या फिर कोई फ्रॉड हो। तो आंटी कहती है कि फेक आंटी, रियल आंटी, ऐसा भी कुछ होता है, तुम भी मजाक करना बंद करो। आंटी ऐसा कह तो देती है पर उसके एक्सप्रेशन काफी सस्पिशियस थे, मानो जैसे वो कुछ तो छुपा रही हो। हेरा जब कंपनी जा रही थी तो सूहो आकर कहता है कि इस बैग के अंदर आंटी ने तुम्हारा पर्स, फोन, कपड़े और अंडरवेयर रखे हैं। ये सुनकर हेरा बैग को चेक करने लगती है तो सूहो कहता है कि लास्ट वाला मजाक था। हेरा कहती है कि मुझे 1 महीने का टाइम दो, मैं जल्दी ही तुम्हारे घर से शिफ्ट हो जाऊंगी। सूहो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुमने पहले कभी किसी को किस नहीं किया। तो वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं जिसे पसंद करती हूँ उसे बहुत बार किया है। तो वो कहता है कि वो लड़का कौन है और तुम मुझे भाव क्यों नहीं दे रही। हेरा कहती है कि नहीं देना, वैसे तुम मुझे सच में पसंद करते हो। तो वो कहता है कि हाँ बहुत ही ज्यादा। हेरा कहती है कि मुझे पता है कि पहले तुम मुझे सेड्यूस करोगे, उसके बाद तुम्हारा जब मन भर जाएगा तो तुम मुझे छोड़ दोगे। तो सूहो कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं उस गधे की तरह तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। हेरा कहती है कि देखो मैं कोई सिंड्रेला नहीं हूँ, मुझे खुद से कुछ करना है, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। कल रात किस करने के बाद सूहो ने काफी ज्यादा वर्कआउट कर लिया था, इसीलिए उसके हाथ में दर्द हो रहा था। तो ये देखकर उसका असिस्टेंट उसके लिए पर्सनल ट्रेनर हायर करता है, जो और कोई नहीं लेकिन जीहुन था। दूसरी तरफ शैरॉन के दिमाग में इन दोनों का किसिंग सीन ही चल रहा था। तो वो तंग आकर अपने वर्कर से पूछती है कि मैं ज्यादा प्रिटी हूँ या फिर हेरा। तो वो कहता है कि हेरा। शैरॉन उसे आंखें दिखाती है
तो वो कहता है कि विदाउट मेकअप भी हैरा ही तुमसे प्रिटी दिखेगी। तो वो गुस्सा करने लगती है। तो वो कहता है कि आप है सबसे ज्यादा प्रिटी। सूहो के आने के बाद चेयरमैन पार्क का बिजनेस कुछ अच्छा नहीं जा रहा था, इसलिए वो सारा गुस्सा अपने बेटे गॉन पर उतारते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरे किसी भी काम का नहीं है, कोई भी काम तू ढंग से नहीं करता। अगर मैं चाहूँ तो तुझे अपनी जायदाद से बेदखल करके अपनी सारी जायदाद किसी और को दे दूँ। गॉन कहता है कि तेरे जैसे नल्ले छपरी बेरोजगार के साथ दोबारा शादी कौन करेगा। वेल, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन गॉन के कहने का मतलब यहाँ पर यही था। गॉन अपने डैड चेयरमैन पार्क को मुंह तोड़ जवाब देकर चला जाता है। चेयरमैन पार्क एक फ्लैशबैक को याद करते हैं, जहाँ पर वो जब स्टूडेंट थे तो उसकी टीचर और कोई नहीं लेकिन शेरॉन थी, और चेयरमैन पार्क को शेरॉन से प्यार हो गया था। उसने जब उसे प्रपोज किया तो शेरॉन ने उसे कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ एंड अभी तक मैं उसका इंतजार कर रही हूँ। दूसरी तरफ शेरॉन सूहो को पटाने के लिए बिचारी होने का नाटक करती है। शेरॉन को यहाँ पर यह लग रहा था कि सूहो उसे हीरो की तरह बचाने के लिए आएगा, लेकिन सूहो ने तो वहाँ पर एम्बुलेंस ही भेज दिया। दूसरी तरफ हैरा और सूहो दोनों ही बेकी के शो में गए थे, क्योंकि बेकी ने उन दोनों को पर्सनली इनवाइट किया था। बेकी ने कहानी जहाँ से स्टॉप की थी वो वहीं से ही सुनाना शुरू करती है एंड कहती है कि नोबल की लड़की ने उस नौकरानी का पूरा चेहरा चला दिया था। जब उस लड़के को इसके बारे में पता लगा तो उसने अपनी वाइफ को काफी ज्यादा डांटा। ये चीज नोबल की लड़की से देखी नहीं गई कि उसका पति उसका साथ ना देते हुए एक मामूली सी नौकरानी का साथ दे रहा है। अब उसका गुस्सा उसकी जलन हैरा के लिए और भी ज्यादा बढ़ गई। वो उसके साथ बदसलूकी करने लगी। इतना तो कोई एक जानवर के साथ भी बुरा नहीं करता जितना शेरॉन हैरा के साथ करती है। हैरा चुपचाप ये सब कुछ सहन कर रही थी। एक दिन शेरॉन हैरा को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन लकीली हैरा बच गई। हैरा को यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई थी कि शेरॉन उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। डॉक्टर आकर सूहो की माँ से कहते हैं कि शेरॉन कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तभी ही वहाँ पर हैरा कुछ खाने का सामान लेकर आती है, तो डॉक्टर उसे देखकर कहते हैं कि ये सर्किट मदर बन सकती है। सूहो की माँ को तो अपना एक वारिस चाहिए था, इसलिए वो हैरा को सूहो के साथ रात गुजारने के लिए भेज देते हैं। शेरॉन उन दोनों के कमरे के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों को ही देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा गुस्से में है। यहाँ कमरे के अंदर सूहो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि आगे चलकर तुम उस बच्चे की माँ नहीं कहलाओगी। मगर हैरा उसे कहती है कि मुझे 10 महीनों के लिए खुश रहना है, उसके बाद अगर मुझे मौत भी नसीब हो गई फिर भी मुझे कोई गम नहीं रहेगा। बेकी अपनी कहानी को स्टॉप करते हुए सभी लोगों से एक क्वेश्चन पूछती है कि उस रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। मैं तुम लोगों को 10 मिनट का ब्रेक देती हूँ, उसके बाद तुम मुझे इस सवाल का जवाब देना। इस ब्रेक के दौरान हैरा के पास सूहो आकर कहता है कि तुम हर जगह मुझे फॉलो क्यों करती रहती हो। तो वो कहती है कि यहाँ पर मुझे बेकी ने इनवाइट किया है। सूहो कहता है कि मुझे भी बेकी ने ही इनवाइट किया है। तभी ही वहाँ पर शेरॉन आकर सूहो से बात करने लगती है एंड उसके बाद उसको अपने साथ लेकर चली जाती है। ये देखकर हैरा को यहाँ पर थोड़ी सी जेलसी फील होती है। साइड में आकर सूहो शेरॉन से कहता है जो कपड़े मैंने तुम्हें प्रिपेयर करने के लिए दिए हैं, प्लीज इस बात को तुम हैरा से सीक्रेट रखना, क्योंकि मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है, क्योंकि 10 मिनट का ब्रेक खत्म हो गया था। बेकी आगे कहानी सुनाती हुए कहती है कि उस रात उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन उन दोनों को ही अपनी फीलिंग्स का अंदाजा हो गया था। कुछ दिनों के बाद इनके सिटी में धर्मवाद के चलते लड़ाई शुरू हो गई थी, और इस लड़ाई में कुछ मिनिस्टर सूहो को पकड़कर ले जाते हैं। जब वो लोग शेरॉन को पकड़ने के लिए आते हैं तो शेरॉन अपनी जगह पर हैरा को बिठा लेती है एंड वो लोग उसे पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर ये लोग हैरा को इतना ज्यादा टॉर्चर करते हैं कि आगे चलकर वो कभी भी बोल नहीं पाएगी। मगर एक दिन हैरा उनको झांसा देकर वहाँ से भाग जाती है एंड सूहो के पास आती है। इससे हमें पता लगता है कि सूहो भी उनको झांसा देकर वहाँ से भागकर पहाड़ों में रहने के लिए आ गया है। सूहो को जब पता लगता है कि हैरा आगे से कभी बोल नहीं पाएगी तो उसे उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे थे। सूहो उसे एक रिंग देता है एंड कहता है
कि अगर फ्यूचर में तुम्हें ज़रूरत पड़े तो तुम इस रिंग को बेच भी सकती हो, और मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हारा अगला जन्म किसी अच्छी जगह पर हो जहाँ पर तुम्हारी आवाज़ ठीक हो और तुम्हारे चेहरे पर कोई स्कार भी ना हो। अगर स्कार हुआ तो मैं उसे अपने चेहरे पर ले लूँगा। फिर हमें इन दोनों का एक किसिंग सीन दिखाया जाता है। शैरॉन को जब पता लगता है कि हेरा और सूहो दोनों ही पहाड़ों में रहने लगे हैं तो वो उन्हें देखने के लिए आती है। वो उन दोनों को एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा खुश देखकर इतनी ज्यादा छल छाती है कि वो उस कमरे में आग ही लगा देती है। आग को देखकर सूहो की झाग हो जाती है। शैरॉन जल्दी से सूहो को बाहर निकालती है और कहती है कि मेरे साथ यहाँ से चलो। सूहो जब हेरा की तरफ देखता है तो वो उसकी आंखों को ही देखकर समझ जाता है कि हेरा उसे क्या कहना चाहती है। वो कहता है कि अगर तुम्हें बाहर नहीं आना है तो मैं तुम्हारे पास अंदर आऊंगा। वो शैरॉन को दूर धक्का देकर अंदर हेरा के पास चला जाता है। हेरा मरने से पहले शैरॉन को श्राप देती है कि तुम्हारी जिंदगी में अब सिर्फ और सिर्फ दुख ही रहेगा। तुम इतनी ज्यादा दुखी हो जाओगी कि तुम मरने के लिए भीख मांगोगी, फिर भी तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। एंड ऐसा ही होता है। शैरॉन कितनी बार मरने की ट्राई करती है लेकिन वो हर बार बच जाती है। थोड़ी ही दिनों में उसे पता लगता है कि वो एक विच यानी कि चुड़ैल बन गई है। उसके सारे रिलेटिव्स बूढ़े होकर मर जाते हैं लेकिन शैरॉन नहीं मरती। एक दिन बेकी उसे मिलती है तो वो उसे पूछती है कि तुम कौन हो, तो बेकी कहती है कि मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। ये कहकर बेकी शैरॉन को अपने साथ लेकर चली जाती है एंड ये दोनों ऐसे ही अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और इसी के साथ बेकी अपनी ये कहानी यहीं पर ही एंड करती है। अगले सीन में शैरॉन सूहो का मेजर लेने के बहाने उसके कस के गले लग जाती है। हेरा को तो ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब वो दोनों घर वापस जा रहे थे तो हेरा उसे पूछती है कि तुम शैरॉन को कैसे जानते हो, तो वो कहता है कि क्या तुम्हें जलन हो रही है। हेरा कहती है कि जलन माय फुट, मुझे इस बात से जलन क्यों होगी, वैसे भी तुम अभी मुझे पसंद करते हो लेकिन एक दिन तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। सूहो कहता है कि सच में लड़कों में तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा खराब है, तुम उस इडियट की वजह से मुझे पसंद क्यों नहीं करती। हेरा कहती है कि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि अब तुम जेलस हो, तो वो कहता है कि तुम मुझे 1 महीना दो, अगर इस 1 महीने के अंदर में तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हेरा कहती है कि ठीक है, 1 महीने की ही तो बात है, देख लेना मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगी। लेकिन सूहो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। बेकी कहती है कि तुम ना उस आदमी को सेड्यूस करना बंद करो क्योंकि वो शुरुआत से ही हेरा का है। तो वो कहती है कि क्या बक रही हो, उसकी शादी मुझसे हुई थी ना कि हेरा से। तो बेकी कहती है कि तुम्हारा और हेरा का जन्म एक ही दिन पर हुआ था, इसलिए मैंने तुम दोनों को एक्सचेंज कर दिया था। असल में तुम एक नौकरानी की बेटी हो और हेरा नोबल फैमिली से बिलोंग करती है। शैरॉन इस बात से ज्यादा शौक ना होते हुए कहती है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सूहो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जीहुन कहता है कि मैं यहाँ पर रोज आता हूँ तो आपकी वाइफ नाराज तो नहीं होगी ना, तो सूहो कहता है कि मैं सिंगल हूँ। जीहुन कहता है कि आप तो ऐसे है कि आपके प्यार में कोई भी पड़ जाएगा। सूहो कहता है कि ऐसा नहीं है, मेरी वाली तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है। तो जीहुन उसे कुछ ट्रिक सिखाता है। सूहो उससे पूछता है कि क्या तुमने ये कभी ट्राई किया, तो वो कहता है कि किया था, लेकिन मेरी वाली भी आपकी वाली की ही तरह कोल्ड है, वो मुझे कभी भाव ही नहीं देती क्योंकि मुझे उसका प्यार काफी लेट समझ में आया। अगले सीन में चेयरमैन पार्क सूहो से मिलने के लिए आते हैं एंड कहते हैं कि मैं तुम्हें बता दूं कि कोरिया में बिजनेस करना आसान नहीं है। सूहो कहता है कि ये बात मैं पहले से ही जानता हूँ। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारे डैड की मौत के पीछे मेरा ही हाथ है, इसलिए तुम ना मुझसे बचकर रहना। सूहो कहता है कि आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, क्या पता कोई बुरी खबर सुनकर आपको कहीं हार्ट अटैक ही ना आ जाए। ये सुनकर तो चेयरमैन पार्क का चेहरा देखने लायक था। आगे सूहो शैरॉन के पास जाकर कहता है कि तुम ना आगे से मेरे कपड़े मत बनाना और कभी मुझे हक भी मत करना क्योंकि मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सूहो तो बड़े प्यार से उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन इस बात से शैरॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। जब हेरा उसके पास आती है तो वो उसे बेहोश करके उसका रूप ले लेती है अपनी चुड़ैल पावर की मदद से। शैरॉन हेरा बनने के बाद सबसे पहले हेरा के फ़ोन को फिंगरप्रिंट की मदद से खोलती है एंड उसके बाद सूहो के नंबर को डायल करती है। हेरा ने सूहो का नंबर ब्लैक नाइट से सेव किया था।
सूहो से वो कहती है कि मैं ड्रंक हूँ। ये सुनकर सूहो अपना सारा काम धाम छोड़कर उसके पास जाता है। सूहो को देखकर शैरॉन काफी ज्यादा उल्टी सीधी हरकतें करने लगती है एंड बार बार उसे चिपकने की ट्राई कर रही थी। तो सूहो उसे खुद से दूर करता है एंड कहता है कि आज के बाद से तुम कभी भी अकेले ड्रिंक नहीं करोगी। शैरॉन का तो ये प्लान था कि आज की रात वो सूहो के साथ रंगीन करेगी, लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि सूहो को तो यही लगेगा कि मैं हैरा हूँ, शैरॉन नहीं, इसलिए वो इस प्लान को यहीं पर ही ड्रॉप कर देती है। वो सूहो से बाथरूम जाने का बहाना मारकर सीधा जीहुन के पास आती है। जीहुन उसे देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा था, तो वो कहती है कि चलो 100 पुशअप्स करो, वो भी सबके सामने। तो ये इडियट करने भी लगता है। बैकी जब शैरॉन की शॉप में एंटर करती है तो वो हैरा को इस तरह से सोते देखकर सारी सिचुएशन समझ जाती है। जल्दी सूहो को कॉल करके यहाँ पर बुलाती है। सूहो आकर हैरा को वहाँ से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ जीहुन ने 100 पुशअप्स को पूरा कर लिया था, तो शैरॉन उसे चेक पर किस करती है एंड कहती है कि आज की रात में तुम्हारे साथ रुकना चाहती हूँ। मगर हैरा को धीरे धीरे करके होश आ रहा था। ये बात शैरॉन को पता लग जाती है, कहीं उसका फंडा फूट ना जाए, इसीलिए वो जीहुन को आधे रास्ते में ही छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। सूहो हैरा को लेकर घर वापस आता है। यहाँ पर वो एक बात नोटिस करता है कि हैरा के पास से अल्कोहल की स्मेल नहीं आ रही, जबकि अभी अभी वो उसके सामने ही पी रही थी। अचानक से हैरा उठकर खाना मांगती है, तो सूहो उसे खाना देते हुए कहता है कि जब तुम इतना ड्रिंक टॉलरेट नहीं कर पाती तो पीती ही क्यों हो। वो कहती है कि मैंने कहाँ ड्रिंक की, मैं तो बस टेलर शॉप में सो रही थी। सूहो कहता है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मुझे कोई इल्यूजन वगैरह आया था। वो कहती है कि हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। अगले दिन चेयरमैन पार्क के कुछ गुंडे किसी बाथ हाउस की ऑनर को डरा धमका रहे थे, क्योंकि बाथ हाउस की ऑनर उसे वो बाथ हाउस बेच नहीं रही थी। तभी ही वहाँ पर सूहो आकर उन सभी की अच्छी खासी धुलाई कर देता है। एक गुंडा सूहो के ऊपर पीछे से हमला करने वाला था, तो हैरा आकर उसे बचा लेती है। सूहो तो बस उसे ऐसा करते हुए देखता ही रह जाता है। अगले सीन में वो हैरा के हेयर को ड्राई कर रहा था। हैरा उसे मना भी करती है, लेकिन सूहो नहीं मानता। बैकी आकर शैरॉन की बॉडी पर उसे एक निशान दिखाती है एंड कहती है कि जरूर तुमने हैरा के साथ कुछ किया, इसीलिए ये निशान तुम्हारी बॉडी पर लगा। शैरॉन देखती है कि उसकी बॉडी पर वंडरिंग घोस्ट लिखा हुआ है, तो बैकी उसे कहती है कि 250 साल की बुढ़ी, तेरी वजह से अब मेरी बॉडी पर भी ये निशान लग गया है। मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर भी मुझे तेरी वजह से ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। ये एक तरीके का कर्स मार्क है। अगर उन दोनों की जिंदगी में तुमने जरा सी भी दखलंदाजी करने की कोशिश की तो ये निशान तुम्हारी पूरी बॉडी और चेहरे पर लग जाएगा, और तुम्हारे साथ साथ मेरा भी यही हाल होगा। शैरॉन उसे कहती है कि मुझ पर इतना ज्यादा चिल्लाओ मत, ये सारी तुम्हारी गलती है, क्योंकि बचपन में मुझे और हैरा को तुमने ही स्विच किया था। इतना कहकर शैरॉन उसे मारने लगती है, लेकिन बैकी तो यहाँ पर उस पर भारी पड़ जाती है। गॉन जीहुन के पास जाकर उसे कहता है कि तुम सूहो के पर्सनल ट्रेनर हो, तो उसके पास जाकर उसके बिजनेस रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लाकर मुझे दो। इसके बदले में गॉन उसे बहुत सारे पैसे देता है, तो जीहुन फटाक से ये काम करने के लिए मान जाता है। वो सूहो के वर्क प्लेस पर जाता है एंड कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके गॉन को दे देता है। हैरा को शैरॉन के कपड़े बहुत ही ज्यादा पसंद आए थे, इसलिए हैरा अपने कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में शैरॉन के टेलर का नाम सजेस्ट करती है। वो इस प्रोजेक्ट के बारे में शैरॉन को बताते हुए कहती है कि वो उसकी फ्रेंड की शॉप पर आ जाए, ताकि वो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में और भी ज्यादा डिटेल से बात कर सके। हैरा की फ्रेंड के शॉप में तभी ही चेयरमैन पार्क आते हैं एंड वहाँ पर उसकी तबीयत अचानक से ही बिगड़ जाती है, तो उनके लिए एम्बुलेंस बुलाया जाता है। जब उनको यहाँ से ले जाया जा रहा था तो वो शैरॉन को आता हुआ देख लेते हैं। वो खड़े होना चाहते थे, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, तो वो बस उसका नाम ही चिल्ला पाते हैं, सियोरिन सियोरिन। दूसरी तरफ हैरा का सीनियर उसे बहुत ही ज्यादा काम दे देता है, तो हैरा ये बात शैरॉन को बता देती है कि आज वो उससे मिल नहीं पाएगी। अगले सीन में हैरा जब अपना सारा काम खत्म करने के बाद घर वापस जा रही थी, तो वो देखती है कि उसके सामने वाली रोड साइड पर तो सूहो खड़ा है। सूहो की नजर जब हैरा पर जाती है
तो वो उसके पास आने लगता है, लेकिन हेरा देखती है कि कोई बंदा जानबूझकर सूहो का एक्सीडेंट करने के लिए बाइक तेजी से उसकी तरफ ला रहा है। तो वो बाजू वाले बच्चे की साइकिल को लेकर उसकी तरफ मारती है। वेल, इस बंदे को चेयरमैन पार्क ने ही सूहो को मारने के लिए भेजा था। वो बंदा वहां से भाग रहा था, तो हेरा उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे जाने वाली थी, लेकिन उस बच्चे की माँ उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे की साइकिल को तोड़कर कहाँ भाग रही हो, हमने आज ही इसे खरीदा था और आते ही सीधा तुमने तोड़ दिया। वो हेरा पर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। तो सूहो आकर बच्चे से कहता है कि तुम रोना बंद करो, मैं इससे भी ज्यादा तुम्हें कूल बाइसिकल खरीद कर दूंगा। आगे इन लोगों ने इसके बारे में पुलिस केस भी फाइल करवा दिया था। जब हेरा और सूहो घर वापस आते हैं तो शैरॉन उन्हें दूर से देख रही थी एंड कहती है कि अच्छा, तो ये दोनों एक ही घर में एक साथ रहते हैं। उसे ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा जलन होती है। चेयरमैन पार्क नींद में शैरॉन को याद करते हुए नूना नूना कह रहे थे एंड उसने इसी हालत में आंटी का हाथ पकड़ लिया था। तो हेरा की फ्रेंड कहती है कि अब ये मत कहना कि मेरे होने वाले ससुर जी को आंटी पसंद आ गई है। आंटी भी इस बात को गलत वे में लेकर काफी ज्यादा शर्माने लगती है। सूहो को बचाने के चक्कर में हेरा को हाथ पर चोट लग गई थी, इसलिए सूहो उसके हाथ पर ड्रेसिंग कर देता है, लेकिन हेरा उन सारी पट्टियों को निकालकर एक छोटा सा बैंडेज लगा देती है। सूहो कहता है कि तुम वो दूसरी औरत हो जिसने मेरी जान बचाई। तो वो पूछती है कि पहला कौन था। वो कहता है कि है एक ब्यूटीफुल वुमन। यहाँ पर वो बेकी के बारे में बातें कर रहा था, लेकिन हेरा को ये सुनकर थोड़ी सी जलन होती है। सूहो उसे कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़कर कोरिया तुम्हारे लिए आया, लेकिन जरा तुम्हें तो देखो, तुम कोरिया छोड़कर बाहर जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मेरे अपने कुछ सपने हैं और ये मेरी लाइफ है और मेरी लाइफ में मैं ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। सूहो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। वो कहती है कि इतने से भी नहीं। वो उसे किस करने वाला था, लेकिन आंटी मेकअप लगाते हुए वहाँ पर आ जाती है। वेल, वो इसीलिए इतना सारा सच धज रही थी क्योंकि आगे चलकर उसे चेयरमैन पार्क को पटाना था। अगले दिन वो इसी काम को अंजाम देने के लिए चेयरमैन पार्क के पास जाती है, लेकिन वो उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए हेरा की फ्रेंड से पूछते हैं कि क्या कल तुमने किसी लड़की को देखा जो कि तुम्हारी ही शॉप की तरफ आ रही थी। तो वो मना करती है। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि मैं कोई सपना देख रहा था। आंटी कहती है कि वो कोई तुम्हारा सपना नहीं था, असल में तो वो लड़की मैं ही हूँ। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि अब तो पक्का यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि वो मेरा कोई सपना ही था। गॉन जब सूहो के प्लान को देखने के लिए चाहता है तो वो यहाँ पर उससे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है। सूहो उसके पास आकर कहता है कि कल तुम्हारे डैड ने मुझे एक गिफ्ट दिया था, उसको मेरी तरफ से थैंक्स कहना। गॉन कुछ समझ नहीं पाता, इसलिए वो चेयरमैन पार्क से पूछता है एंड जब उसे सारी हरकतों के बारे में पता लगता है तो वो कहता है कि आप इतना नीचे गिर सकते हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि इसे छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि उसकी कोई हड्डियां वड्डियां टूटी कि नहीं। गॉन कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ना उससे दूर रहा करें क्योंकि मुझे सूहो कोई आम इंसान नहीं लगता। बेकी उस कर्ज का तोड़ ढूंढने के लिए किसी से मिलने के लिए आती है एंड वो इंसान और कोई नहीं लेकिन चेयरमैन पार्क था। बेकी तो उसे देखकर भागने लगती है, लेकिन चेयरमैन पार्क उसे रोककर कहता है कि आप दोनों तो जरा सी भी नहीं बदली, आप यहाँ है तो सियोरेन भी यहीं पर ही होगी, उसे मेरी तरफ से हेलो कह देना। जीहुन हेरा के पास आकर उसे गिफ्ट देता है तो हेरा उसे कचरे के डिब्बे में फेंक कर कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, तो तुम ना मेरे आगे पीछे घूमना बंद कर दो, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। जीहुन कहता है कि फिर तुम्हें मुझे उस दिन किस नहीं करना चाहिए था। तो वो कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो। जीहुन कहता है कि मुझे पता है कि तुम हर्ट हो, लेकिन इस चीज को तुम मानने से इनकार क्यों कर रही हो। मगर हेरा उसकी एक भी बात को नहीं सुनती एंड सीधा सूहो से मिलने के लिए चली जाती है। सूहो उसे कहता है कि बचपन में तुमने कहा था कि हम दोनों क्रिसमस के दिन पर इसी कासल पर मिलेंगे, तो देखो आज मैंने उस कासल को खरीद लिया है। हेरा ये सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है क्योंकि सूहो को ये बात अभी भी याद है। शैरॉन उन दोनों को एक साथ होते हुए देख रही थी, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह।
तो अब वो ठान लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, लेकिन इस वाली जिंदगी में तो वो सूहो को अपना बना कर ही रहेगी। सूहो चेयरमैन पार्क के पास जाकर कहता है कि उस बाइक वाले ने बता दिया है कि आपने ही उसे मुझे मारने के लिए भेजा था। चेयरमैन पार्क उसे कहते हैं कि उस दिन तुम्हारा लक अच्छा था, लेकिन ये लक तुम्हारा कब तक साथ देगा? तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना ज्यादा स्कैरी हूँ। तो सूहो कहता है कि आप जरा अपनी फिक्र करिए, मेरी छोड़िए, क्योंकि जो कोई भी मुझसे पंगा लेता है उसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होता है। आगे उससे मिलने के लिए जीहुन आता है तो सूहो उसे कहता है कि तुम उस लड़की को गिफ्ट देकर प्रपोज करने वाले थे, तो उसका क्या हुआ? जीहुन कहता है कि वो तो किसी बैड गाय के प्यार में पड़ गई है, उसने मुझे किस किया, हक किया, लेकिन वो इसके बारे में सब कुछ भूल गई है। सूहो कहता है कि मेरे ख्याल से वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तो जीहुन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन पहले मुझे उस बैड गाय को ढूंढना है। शरॉन का ये प्लान था कि वो सूहो बनकर हेरा के पास जाएगी और उसे जलील करके उसके घर से निकाल देगी, लेकिन शरॉन जब अपना फॉर्म चेंज करने के लिए चाहती है तो उससे ये नहीं होता। वो पास्ट लाइफ की एक बात को याद करती है जहाँ पर कोई तांत्रिक उसे कह रहा था कि सूहो को कोई पावर प्रोटेक्ट कर रही है। तो शरॉन ने उसे पूछा कि किस टाइप की पावर। तांत्रिक उसे कहता है कि सच्चे प्यार से भरा हुआ दिल, एंड ये दिल तुम्हारा नहीं है, उस लड़की का है। ये सब कुछ सोचकर शरॉन को काफी गुस्सा आ रहा था। यहाँ घर के अंदर सूहो हेरा से कहता है कि चलो तुम्हारे डैड के ग्रेव पर साथ में जाते हैं। हेरा कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हें हर्ट करने की कोशिश की, तो क्या तुम उससे नफरत नहीं करते? तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन मैं उसका काफी शुक्रगुजार भी हूँ। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। हेरा कहती है कि लगता है कि आंटी आ गई है। सूहो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारे लिए पर्सनल ट्रेनर हायर किया है, तो वो आ गया होगा। मगर वो तो शरॉन निकलती है। वो हेरा के कपड़े देने के लिए यहाँ पर आई थी। तभी ही वहाँ पर पर्सनल ट्रेनर के तौर पर जीहुन भी पहुँच जाता है। हेरा और जीहुन दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी शौक होते हैं। जीहुन सोचता है कि जिस बैड गाय को मैं ढूंढ रहा था वो सूहो है। फिर दोनों ही थोड़ा नॉर्मल होते हैं। शरॉन कहती है कि ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? तो हेरा कहती है कि नहीं, मेरा इससे ब्रेकअप हो चुका है। शरॉन उससे कहती है कि हमने उस दिन जो वादा किया था वो तुम्हें याद है ना? मैंने तुम्हें जीने की वजह दी है, तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हैं, तो अब तुम्हें अपने मैन को मुझे देना होगा। पर हेरा कपड़े देखने में इतनी ज्यादा बिजी थी कि वो शरॉन की बात को सुनती ही नहीं। ये देखकर शरॉन को काफी गुस्सा आता है, पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती है क्योंकि अभी वो सूहो के घर पर है। आगे सूहो हेरा को जीहुन से मिलवाने के लिए लाता है। तो वो दोनों यहाँ पर ऐसे एक्ट कर रहे थे मानो जैसे आज तो वो पहली बार मिल रहे हो। जीहुन हेरा के पास से बहुत सारी एक्सरसाइज करवाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। जैसे ही सूहो वहाँ से चला जाता है तो जीहुन उससे कहता है कि अच्छा, तो इस लड़की की वजह से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही थी। हेरा कहती है कि हाँ, वैसे भी तुम तो एक फ्रॉड थे। तो वो कहता है कि चुप रहो, अब मैंने अपनी एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है, मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ, तो तुम सूहो को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। हेरा कहती है कि मैं भी नहीं चाहती कि सूहो को ये बात पता लगे कि मैं तुम्हारे जैसे लड़के से उल्लू बन गई। मैं उसके सामने इतनी ज्यादा भी इडियट नहीं दिखना चाहती। फिर जीहुन उसके घर से चला जाता है तो बाहर शैरॉन उसका इंतजार कर रही थी। वो कहती है कि मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। तो जीहुन कहता है कि कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा। तो वो कहती है कि हेरा तुम्हें अभी भी भूल नहीं पाई है। ये सुनकर जीहुन उसकी कार में बैठ जाता है। अगले सीन में वो उसे पूछता है कि तुम हो कौन और तुम हेरा को कैसे जानती हो? तो शैरॉन कहती है कि मैं उसकी डिजाइनर हूँ। हेरा सूहो के लिए परफेक्ट नहीं है, मैं सूहो को पसंद करती हूँ और तुम हेरा को, तो क्यों ना हम दोनों एक डील करें। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हेरा सूहो से कहती है कि क्या तुम उस ट्रेनर को बदल सकते हो? सूहो उसे कहता है कि क्या तुम्हें वो पसंद नहीं आया या फिर वो तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड जैसा है? हेरा कहती है कि ऐसा ही कुछ समझ लो। सूहो उसे कहता है कि अच्छा है कि तुम उस बैड गाय के हाथों लगने से बच गई, वैसे मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। हेरा सूहो को उसके नाम से बुलाती है तो वो बचपन की एक बात याद करता है जहाँ पर हेरा उससे कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से तब ही बुलाऊंगी जब तुम मुझे क्यूट लग रहे होगे या फिर मुझे तुम्हें थैंक यू कहना होगा। प्रेजेंट में सूहो उससे पूछता है कि उन दोनों रीजन में से इस बार कौन सा है?
तो हैरा कहती है कि दोनों में से एक भी नहीं, अभी तुम मुझे काफी डिसेंट लग रहे हो। सूहो कहता है कि बचपन की ही तरह आज भी तुम काफी ज्यादा रूड हो। इतना कहकर वो स्माइल करते हुए चला जाता है। अगले दिन सूहो जीहुन को हैरा को ट्रेनिंग देने से मना कर देता है। इस पर जीहुन को कोई भी आपत्ति नहीं थी। सूहो जब कहीं बाहर जा रहा था तो एक बंदा कार से उसका पीछा करता है एंड बार बार उसे ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। वेल ये जो बंदा है वो सूहो का बिजनेस रिलेटेड कोई दुश्मन है। थोड़ी ही देर में हमें पता लगता है कि उस बंदे का कार से बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है एंड अभी हॉस्पिटल में उसकी हालत काफी क्रिटिकल है। दूसरी तरफ आंटी चेयरमैन पार्क को पटाने के लिए आई थी तो वो गलती से उसका कीमती सामान नीचे गिरा देती है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। चेयरमैन पार्क को शरण की कहीं बात याद आती है कि तुम्हें और भी ज्यादा रिच होना है। दरअसल में बचपन में जब शरण से वो मिले थे तब जाने के टाइम पर शरण ने उसे कहा था कि तुम्हें अब और भी ज्यादा रिच होना है। चेयरमैन पार्क तो इस मंत्र का जाप करने लगते हैं कि मुझे और भी ज्यादा रिच होना है, मुझे और भी ज्यादा रिच होना है। हैरा की कंपनी में एक एग्जीबिशन था तो सूहो वहाँ पर काम की वजह से आता है। हैरा ने अभी कैट का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था तो वो सूहो को गले लगा लेती है। सूहो भी पहचान लेता है कि ये हैरा है, मगर वो उसे ऐसा जताने नहीं देता। सूहो दूर से ही देखता है कि हैरा कितनी ज्यादा मेहनत कर रही है। हैरा जब घर आती है तो सूहो उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है तो हैरा उसे कहती है कि मुझे जल्दी ही यहाँ से मूव होना पड़ेगा वरना तुम मुझे और भी ज्यादा पसंद आने लगोगे। सूहो कहता है कि आज तक मैंने जितने भी पैसे कमाए वो सिर्फ तुम्हारे लिए थे। मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ एंड मैं दूसरे लोगों की तरह तुम्हें धोखा कभी भी नहीं दूंगा। तुम बस मुझे एक बार चांस तो दो। ये सुनकर हैरा सीधा उसे किस करती है तो सूहो उसे किस बैक करता है। यहाँ पर हमें इन दोनों का एक रोमांटिक सीन दिखाया जाता है। अगले दिन वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे क्योंकि आज से ही वो दोनों ऑफिशियली डेट करने वाले हैं। बैकी चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए गई थी, उससे सूहो की रिंग वहाँ पर नजर आ जाती है। वेल ये जो रिंग है वो सूहो ने हैरा को पिछले जन्म में दी थी। बैकी वो रिंग चेयरमैन पार्क से खरीद लेती है। हैरा शरण को अपने प्रोजेक्ट की वजह से मिलने के लिए बुलाती है। शरण जब वहाँ पर आती है तो वो सीधा उसे मना कर देती है कि उसे उसके साथ कोई भी प्रोजेक्ट में काम नहीं करना है, मगर हैरा और उसकी फ्रेंड उसे बड़े बड़े सपने दिखाती है कि अगर वो उसके प्रोजेक्ट में काम करेगी तो वो वर्ल्ड क्लास फेमस डिजाइनर बन जाएगी। शरण ये सुनकर सोचने लगती है कि अगर एक बार वो फेमस हो गई तो सूहो हैरा को छोड़कर उसके पास आएगा, लेकिन फिर क्या होगा, सबको पता लग जाएगा कि वो पिछले 250 सालों से जिंदा है एंड अब लोग उसका काफी मजाक उड़ा रहे हैं। ये सब कुछ सोचकर शरण वहाँ से मना करके चली जाती है तो हैरा उसको मनाने के लिए उसकी स्टोर पर आती है जहाँ पर वो देखती है कि शरण ने काफी वेडिंग ड्रेस बनाकर रखी है। हैरा कहती है कि मैं अपनी शादी पर तुम्हारे पास से ही ड्रेस बनाना चाहती हूँ। शरण उससे पूछती है कि तुम किससे शादी करना चाहती हो तो वो कहती है कि सूहो से। ये सुनकर शरण को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो कैंची लेकर हैरा को मारती है। हैरा उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी से मुझसे माफी मांगो। शरण उसे कहती है कि गेट लॉस। फिर तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुत्ते बिल्ली की तरह फाइट शुरू हो जाती है। अगले सीन में शरण हैरा को काफी गालियां दे रही थी एंड कहती है कि उसने तो मुझे पूरा नोच ही डाला, पर वो देखती है कि हैरा को हर्ट करने की वजह से शरण के हाथ पर एक और निशान पड़ गया जिसमें लिखा था कि नेदरवर्ल्ड का घोस्ट। तभी वहाँ पर हैरा आकर उससे माफी मांगती है एंड कहती है कि अभी जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। प्लीज इस बात को तुम माइंड मत करना और मेरे प्रोजेक्ट के बारे में सोचना। इतना कहकर हैरा जब कंपनी वापस आती है तो उसका आइडिया लीक हो गया था, इस वजह से अब वो इस प्रोजेक्ट में ज्यादा काम नहीं कर पाएगी। हैरा ये सुनकर रोने लगती है क्योंकि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। जब सूहो उसे लेने के लिए आता है तो हैरा उसके गले लगकर रोने लगती है तो सूहो समझ जाता है कि उसे वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसी चीजों के लिए रोना नहीं चाहिए। वो उसे चुप कराने के लिए उसका फेवरेट स्नैक्स देता है। अगले सीन में वो दोनों डिनर की तैयारियां कर रहे थे क्योंकि उनके घर पर कोई गेस्ट आने वाला था। आंटी उन दोनों को देखकर कहती है कि जरा देखो उन्हें कितने लवी डवी हो रहे हैं और मैं एक सिंगल लड़की, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी भर अकेली रहने वाली हूँ।
मुझ जैसी आंटी को अब कोई भी पसंद नहीं करेगा। ये सब कुछ कह के वो बाहर जाती है। बाहर उसे बैकी मिलती है क्योंकि सूहो की गेस्ट और कोई नहीं लेकिन बैकी थी। यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात सामने आती है कि हेरा की फैमिली के बैंकरप्ट हो जाने के बाद बैकी ने ही इस आंटी को हेरा की देखभाल करने के लिए वहाँ पर रखा था। मतलब कि ये जो आंटी है वो असल में हेरा की कोई आंटी नहीं है। फिर बैकी अंदर आ जाती है। सूहो उसे कहता है कि यही पहली वो इंसान है जिसने मेरी जान बचाई। उस टाइम पर मैं सुसाइड करने वाला था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बेकार हूँ, मेरी ज़िंदगी यूजलेस है। तब इन्होंने ही मुझे बचाया और मुझे एक हौसला दिया। वेल, ये जो बैकी है इन दोनों की इतनी ज़्यादा मदद इसीलिए कर रही है क्योंकि उसे अभी भी उस बात का काफ़ी गिल्ट है। पिछले जन्म में बैकी ने शरण और हेरा को स्विच किया था, जिस वजह से हेरा को काफ़ी बदतर जिंदगी जीनी पड़ी, जबकि उसके नसीब में तो काफ़ी अच्छी जिंदगी लिखी थी। अब वो चाहती है कि हेरा को पिछले जन्म में जो कुछ भी नहीं मिला वो इस जन्म में मिले, ताकि बैकी का ये जो श्राप है वो भी मिट जाए एंड बाकी लोगों की तरह वो भी बूढ़ी होकर मर सके। बैकी उस रिंग को सूहो को देते हुए कहती है कि इसको पिघलाकर तुम अपनी वेडिंग रिंग बनवाना। सूहो शरण को अपने किसी प्रोजेक्ट के मामले में मिलने के लिए बुलाता है। शरण उसे कहती है कि मेरा कोरियन नेम सियोरिन है और मैं ही उस जमीन की ऑनर हूँ। सूहो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाते हुए कहता है कि मैं उस जगह को रीडेवलप नहीं करना चाहता, उस जगह को वैसी की वैसी ही रहने देना चाहता हूँ ताकि वहाँ की जो मेमोरीज है वो बरकरार रहे। शरण उसे कहती है कि तुम जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन यहाँ पर मेरी एक शर्त है। अभी तुम प्रोजेक्ट के मामले में मेरी जमीन को यूज करने वाले हो और शेरॉन टेलर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मुझे तुम्हारे घर पर 1 महीने के लिए रुकना है। सूहो उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो किसी अच्छी होटल में 1 महीने के लिए मैं तुम्हारे लिए कमरा बुक करवा देता हूँ। शेरॉन कहती है कि मुझे किसी होटल में नहीं जाना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गेस्ट हाउस में रहना है। मैं उस दिन आई थी तो मैंने देखा था कि वहाँ पर बहुत सारे कमरे खाली पड़े थे। अगर तुम मेरी इस कंडीशन को नहीं मानते तो मुझे भी तुम्हारे साथ कोई भी डील नहीं करनी है और मैं अपनी जमीन को भी किसी और को बेच दूंगी, फिर वहाँ पर तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनेंगे। ये कहकर शरण वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद हेरा वहाँ पर आती है। सभी एम्प्लॉयज को इतना ज्यादा निराश देखकर वो उनसे पूछती है कि क्या हुआ है। अगले सीन में वो सूहो के पास जाकर कहने लगती है कि तुम शरण को हमारे गेस्ट हाउस में रुकने दो, बस 1 महीने की ही तो बात है, इससे तुम्हारा काम भी बन जाएगा। सूहो उसे मना करता है कि वो शरण को अपने इर्द गिर्द भी भटकने नहीं देना चाहता, तो हेरा जिद करने लगती है एंड उसके पीछे ही पड़ जाती है, तो सूहो को मानना पड़ता है। फिर हेरा गॉन से जाकर मिलती है। गॉन उसे कहता है कि तुम्हारी फैमिली का हम पर कर्जा है, इसलिए डैड और मैंने सोचा कि हम तुम्हें एक स्टोर दे, लेकिन हेरा उसके पास से कुछ भी लेने से मना कर देती है। तो गॉन कहता है कि मेरा पहला प्यार तुम हो और तुम्हारा सूहो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा कि तुम सूहो के साथ उसके ही घर में रहती हो। मैं बस नहीं चाहता कि फिर से तुम्हें धोखा मिले जैसे कि जीहुन ने तुम्हारे साथ किया था। हेरा कहती है कि तुम मेरी छोड़ो, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड का अच्छे से ध्यान रखना। तो वो कहता है कि वो तो मैं कर ही रहा हूँ। अगले सीन में इनका फैमिली डिनर चल रहा था। गॉन चेयरमैन पार्क से कहता है कि हेरा ने उस स्टोर को लेने से मना कर दिया है। तो चेयरमैन पार्क कहते हैं कि लगता है कि हेरा को वो बात पता नहीं है। सूहो के डैड मिस्टर मून कोई बड़ी रिसर्च पर काम कर रहे थे। जब हेरा के डैड की नज़र उस पर पड़ी तो उन्होंने डॉक्टर मून से कहा कि वो उसके साथ कोलैबोरेशन कर ले, पर डॉक्टर मून नहीं माने। तो हेरा के डैड ने फैक्ट्री में आग लगवाकर उसे मरवा डाला और डॉक्टर मून के जितने भी रिसर्च के पेपर्स थे उन्हें हथिया लिया। फिर वो सूहो को अपने घर लेकर आ गए, उसमें भी उसका कोई ना कोई बुरा इंटेंशन होगा। गॉन कहता है कि आप अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए कुछ भी कहानी बनाकर मत बताइए। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि तुम्हें ये लगता है कि मैं कहानी सुना रहा हूँ, यही सच है, वो दोनों तो कब के मर चुके हैं, यहाँ पर मैं ही एक अकेला जिंदा हूँ। गॉन कहता है कि आप इस बात पर इतना ज्यादा घमंड मत करिए क्योंकि वो सारे पैसे आपने बेईमानी से कमाए हैं। ये सुनकर तो फिर चेयरमैन पार्क उसके मुंह पर पानी फेंकते हैं। तो गॉन वहाँ से उठकर चला जाता है एंड हेरा की फ्रेंड गॉन के पीछे जाती है। चेयरमैन पार्क फिर से नारा लगाने लगते हैं कि मुझे और भी ज्यादा रिच बनना है, मुझे और भी ज्यादा रिच बनना है।
यहाँ पर वो एक इंसान कम और एक मॉन्स्टर ज्यादा लग रहे थे। सूहो और हेरा दोनों ही हॉरर मूवी देख रहे थे। हेरा कहती है कि बचपन में ये तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तुम तो डर के मारे मेरे पीछे छुप जाया करते थे, लेकिन टीवी में जैसे ही भूत आता है तो हेरा सीधा जाकर सूहो के पीछे छुप जाती है। यहाँ पर ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, तो सूहो इस मौके का फायदा उठाकर हेरा को एक नेकलेस गिफ्ट में देता है जो कि उसने उसके लिए ही खरीदा था। शरॉन को जब पता लगता है कि सूहो उसकी कंडीशन को मान गया है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है एंड अपने लिए नए नए कपड़े बनाने लगती है। अगले दिन वो उसके घर पर भी पहुंच जाती है। शरॉन ने यहाँ पर काफी सपने सजा कर रखे थे, लेकिन उसके सारे अरमानों पर पानी फिर जाता है। वो सूहो को सेड्यूस करने के लिए सेक्सी ड्रेस पहनती है, लेकिन सूहो तो उसे कोई भाव ही नहीं देता। अगले दिन वो बहुत सारा खाना उसके लिए प्रिपेयर करती है, लेकिन सूहो उसे बिना देखे वहाँ से चला जाता है। शरॉन आंटी से पूछती है कि क्या सूहो का कोई फैमिली मेंबर नहीं है, तो आंटी कहती है कि उसके पेरेंट्स की तो मौत बचपन में ही हो गई थी, उसके बाद हेरा की फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। शरॉन कहती है कि अच्छा, तो हेरा के आने के बाद ही सूहो की जिंदगी इतनी मिसरेबल बन गई, यह हेरा तो है ही अनलकी। फिर शरॉन पुराने न्यूज़पेपर की मदद से सूहो के डैड की मौत के बारे में पता लगाती है एंड कोई कहानी बनाकर उससे बात करने के लिए चाहती है, तो सूहो अपने डैड का नाम सुनकर उससे थोड़ी बातें कर लेता है। उसका ये प्लान धीरे धीरे काम कर ही रहा था कि वहाँ पर हेरा आ जाती है, तो सूहो शरॉन को छोड़कर हेरा के साथ बातें करने लगता है। ये देखकर शरॉन को काफी जलन होती है। वो इस बात का बदला लेने के लिए हेरा को ये जताने की ट्राई करती है कि उसके बिना सूहो की जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी थी, उसके आने के बाद ही सूहो की जिंदगी मिजरेबल बन गई। मगर उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि उसके ही सामने सूहो और हेरा लवी डवी हो रहे थे। अगले दिन गॉन सूहो के पास आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कन्फेस करना है। उस दिन तुम्हारे डैड की मौत जब हुई थी तब मेरे डैड भी वहाँ पर थे। उन्होंने नशे की हालत में मुझे सब कुछ बता दिया है। वो उस दिन फैक्ट्री में कुछ दवाइयाँ चुराने के लिए गए थे ताकि बाद में वो उन्हें बेचकर पैसे कमा सके, मगर उसने जब धमाके की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ से भागने लगे। पर उन्होंने जब तुम्हें देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हुए, इसलिए वो तुम्हें वहीं पर ही छोड़कर भाग आए। सूहो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेटे निकले और काफ़ी ऑनेस्ट भी हो। तो वो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारे डैड के केस को रीओपन करवा रहे हो, तो मैं बस चाहता था कि तुम्हें इस सच के बारे में पता चले। बेकी को जब पता लगता है कि सूहो के साथ शरॉन रहने के लिए चली गई है, तो पहले तो वो उसकी काफ़ी धुलाई करती है एंड उसके बाद उसे शरॉन टेलर में लेकर आती है। शरॉन कहती है कि अब क्या मैं अपने पति के साथ एक ही घर में नहीं रह सकती, तो वो कहती है कि वो तुम्हारा नहीं है, वो शुरुआत से ही हेरा का है। फिर वो दोनों थोड़ी शांत होती है। बेकी उसे कहती है कि आज मैंने चोम्बोक को देखा, उसका भी पुनर्जन्म हो गया है। शरॉन कहती है कि वही मेरा नौकर चोम्बोक जो कि हमेशा ही ड्राइंग्स करता रहता था, तो वो कहती है कि हाँ, अगर वो हमारे लिए प्रार्थना करता है तो हमारा ये कर्ज मिट जाएगा। हमें अब चोम्बोक को ढूंढना होगा। शरॉन जब रास्ते से जा रही थी तो उसे चेयरमैन पार्कर नजर आ जाते हैं। वो उसके पास आकर कहने लगते हैं कि स्योरिन नूना, तुम अभी भी जिंदा हो। वो कहती है कि तुम हो कौन? तो चेयरमैन पार्क कहते हैं कि मैं चुलमिन, वही न्यूज़पेपर डिलीवरी करने वाला बॉय। ये सुनकर शरॉन उसे पहचान लेती है। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि नूना, तुम तो अभी भी नहीं बदली हो, वैसी की वैसी ही हो। उसे यहाँ पर दिल का दौरा पड़ता है, तो शरॉन इस मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि बचपन में तुमने कहा था कि मैं रिच बनूं, तो देखो आज मैं रिच बन गया हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पैसे कमाए हैं। शरॉन भागकर घर आ जाती है एंड वो इसी के ही बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। ये दोनों अपनी डेट एंजॉय कर रहे थे। शरॉन को जब पता लगता है कि वो दोनों डेट पर गए हैं, तो वो कहती है कि मैंने उससे कहा था कि मुझे कोल्ड हो गया है, लेकिन वो उस लड़की के साथ डेट पर चला गया। अगले दिन भी वो दोनों घर पर नहीं थे, तो शरॉन को लगता है कि आज भी वो दोनों डेट पर ही गए होंगे।
तो ये सब कुछ देखकर शेरॉन को हेरा की तरफ और भी ज्यादा नफरत सी होने लगती है। यहाँ हेरा और सूहो दोनों ही हेरा के डैड की ग्रेव पर आए थे। अगले सीन में वो दोनों अपने लिए कपल रिंग्स बाई करने के लिए चाहते हैं। शॉप ऑनर कहता है कि ये रिंग तो चोसेन डायनेस्टी से बिलोंग करती है, ये तो एक खजाना है, आपको इसे पिघलाना नहीं चाहिए। अगर आप चाहो तो मैं आपको दूसरी कोई कपल रिंग्स दिखा सकता हूँ। ये सुनकर सूहो उस रिंग को वापस ले लेता है। अगले सीन में चेयरमैन पार्क हेरा को सारी सच्चाई बता देते हैं। साथ ही साथ में वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे डैड सूहो को अपने घर लेकर आए ताकि उसे रिसर्च पेपर मिल सके, लेकिन जब उसे कुछ भी नहीं मिला तो उसने सूहो को अनाथ आश्रम छोड़ने का फैसला लिया। हेरा बचपन की एक बात सोचती है जहाँ पर उसके डैड सूहो को अनाथ आश्रम भेजने के लिए मरे जा रहे थे। चेयरमैन पार्क हेरा से कहते हैं कि जब सूहो को ये सारी सच्चाई पता लगेगी तब तुम्हारा क्या होगा। चेयरमैन पार्क की बातों को सुनकर हेरा काफी परेशान हो गई थी। एक्चुअली में उसे ये सारी बातें पहले से ही पता थी, मगर उसे डर इस बात का लग रहा था कि सूहो को अगर पता लगेगा तो वो काफी हर्ट हो जाएगा और उन दोनों का रिलेशन भी पहले जैसा नहीं रहेगा। शेरॉन सूहो का एक इंटरव्यू देख रही थी जहाँ पर सूहो अपने डैड की मौत के बारे में सभी लोगों को बता रहा था। शेरॉन सोचती है कि क्या सूहो के डैड की मौत के पीछे चेयरमैन पार्क का हाथ होगा। तभी ही वहाँ पर बैकी आती है तो शेरॉन उसे कहती है कि आज मैं चिलमैन से मिली, तो बैकी कहती है कि आगे से उसे मत मिलना और उसे इग्नोर करना, मैं भी उसे मिली थी और वो मुझे बिल्कुल एक लालची मॉन्स्टर जैसा दिख रहा था। शेरॉन कहती है कि उसको देखने के बाद तो मैं भी बीमार पड़ गई थी। फिर शेरॉन सूहो के घर पर आ जाती है जहाँ पर वो हेरा के हाथ में वो रिंग देख लेती है। वो उस रिंग को मांगकर खुद पहनकर देखने लगती है, जिसके कारण उसका जो कर्ज मार्क था वंडरिंग घोस्ट का वो एक्टिवेट हो जाता है। उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था। सभी लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। शेरॉन जल्दी से उस रिंग को निकाल देती है एंड कहती है कि मुझे पेट में अचानक से ही दर्द होना शुरू हो गया। आगे सूहो अपने डैड की इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। यहाँ शेरॉन जब कोई भी घर पर नहीं था तो वो हेरा की उस रिंग को चुरा लेती है। वो किसी ज्वेलरी शॉप में जाकर कहती है कि उसे ऐसी ही दिखने वाली एक रिंग बनवानी है। हेरा जब चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए जाती है तो वो उसका ब्रेन वॉश करने की ट्राई करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे ही डैड ने सूहो के डैड को मारा और उसकी रिसर्च चुरा ली। हेरा कहती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि कहीं इस वजह से सूहो हर्ट ना हो जाए। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि लगता है कि तुम उसे काफ़ी पसंद करती हो, मगर सच सामने आने के बाद क्या वो भी तुम्हें पसंद कर पाएगा। हेरा कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, ये सब कुछ सूहो के ऊपर रहेगा। वैसे आपने मेरे डैड की लाश को दफनाया था, तो ये बात क्या सच है। चेयरमैन पार्क कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे डैड का एक अच्छा अंतिम संस्कार किया है। वहाँ पर मेरे कंपनी के कुछ और लोग भी थे। दूसरी तरफ सूहो अपने कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर था। वहाँ पर उसे 10 साल पुरानी लाश की हड्डियाँ मिलती है। इस लाश का कोई रिकॉर्ड नहीं था, इसलिए वो लोग इसकी जांच पड़ताल करने के लिए लैब में भिजवा देते हैं ताकि पता चले कि ये लाश आखिर में है किसकी एंड वो लोग उनके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। शेरॉन सूहो और हेरा के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करवाना चाहती थी ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। इसके लिए वो एक झूठी कहानी उसे सुनाती है कि जिस दिन फैक्ट्री में आग लगी थी तब उसने हेरा के डैड को वहाँ पर देखा था। हेरा जब घर वापस आती है तो उसे उसकी रिंग कहीं भी नजर नहीं आती, तो वो शेरॉन से पूछती है कि क्या तुमने उसे देखा है। तो शेरॉन कहती है कि वो रिंग तो मुझे काफी गंदी लगी, इसलिए मैंने उसे क्लीन करवाने के लिए भेज दिया। हेरा कहती है कि रिंग लेने से पहले क्या तुमने मुझसे मेरी परमिशन मांगी। मुझे वो रिंग अभी के अभी चाहिए क्योंकि वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने दी थी। शेरॉन कहती है कि अभी तो दुकान बंद हो गए, तो मैं तुम्हें कल दे दूंगी। तो हेरा कहती है कि नहीं, मुझे वो रिंग अभी के अभी चाहिए। बस इसी बात को लेकर इन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। जब सूहो वहाँ पर आता है तो शेरॉन बेचारी बनने का नाटक करती है। सूहो उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ और मैं हेरा की रिंग को कल या परसों लेकर उसे दे दूंगी। सूहो उसे कहता है कि अगले ही वीक से मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छी होटल में कमरा बुक करवा दूंगा, तुम अब यहाँ पर नहीं रह सकती। फिर वो हेरा के पास आता है। हेरा अभी रो रही थी तो वो उसे खुश कराने के लिए डेट पर लेकर जाता है। जीहुन सूहो के बारे में अभी भी गॉन को सारी खबरें दे रहा था।
शेरोन उस रिंग को लेने के लिए छप जाती है तो वो उस नकली रिंग को देखकर कहती है कि ये तो बिल्कुल असली की ही तरह लग रही है। नकली वाली रिंग वो अपने पास रख लेती है एंड असली वाली थी उसका वो चाकू बनाने का ऑर्डर देती है। हेरा और शेरोन का झगड़ा हो गया था जिस वजह से हेरा घर छोड़कर चली जाती है। सूहो को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो तुरंत उसे ढूंढने के लिए उसके ऑफिस आता है, लेकिन हेरा वहाँ पर नहीं थी। वो उसे काफी कॉल करने की ट्राई करता है लेकिन हेरा उसका कॉल पिक नहीं करती। शेरोन को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो तो इस बात को सेलिब्रेट करती है। दूसरी तरफ हेरा किसी सस्ते मोटेल में रुकने के लिए आई थी। दरअसल में हेरा ने शेरोन की वजह से घर नहीं छोड़ा था। उसे इस बात का डर लग रहा था कि सूहो को जब पता चलेगा कि उसके डैड ने क्या किया है तो सूहो का रिश्ता उसके साथ पहले जैसा नहीं रहेगा। तभी ही एक नशेड़ी आकर हेरा के कमरे के सामने चिल्लाने लगता है एंड उसे बार बार दरवाजा खोलने को कह रहा था। उसी वक्त पर गॉन उसे कॉल करता है एंड वो उस नशेड़ी आदमी की आवाज को सुन लेता है। अगले सीन में गॉन उसका सामान लेकर बाहर निकल रहा था तो हेरा उसे कहती है कि वो किसी दूसरे मोटेल में रह लेगी, मगर गॉन उसे अपनी फ्रेंड के यहाँ लेकर आता है। अगले दिन हेरा अपने काम की वजह से किसी गैलरी में जाती है जहाँ पर वो इस पेंटिंग को देखकर रुक सी जाती है। उसके सामने चोम्बोक आकर कहता है कि इस पेंटिंग को मेरे ग्रैंडपा के ग्रैंडपा यानी कि मेरे ही पूर्वज ने बनाया है। ये सुनकर हेरा उस पेंटिंग की काफी तारीफ करती है। वेल ये जो पेंटिंग थी वो हेरा और सूहो की ही थी, मगर पिछले जन्म की। अगले सीन में सूहो हेरा से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आता है एंड उसे घर छोड़ने के लिए काफी ज्यादा डांटता है। वो उसे कहता है कि तुम अपने डैड की वजह से परेशान हो, तुम्हारे डैड काफी ज्यादा क्रूर थे, उसने मुझे काफी बार हर्ट किया है, तो तुम अपने डैड की वजह से मुझसे ब्रेकअप करने के बारे में सोचना भी मत। मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ और तुम्हें बाहर रहने की कोई जरूरत नहीं है, आज ही तुम घर वापस आ जाओ। शेरोन को मैंने घर से बाहर निकाल दिया है। मगर सूहो जब घर जाता है तो शेरोन अभी भी वहीं पर ही थी। वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम यहाँ से चली जाओ, तो फिर अभी भी तुम यहाँ पर क्यों हो? तुम्हारी वजह से मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। ये सुनकर शेरोन को उस पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसकी तरफ एक ग्लास फेंक कर मारती है एंड कहती है कि पिछले जन्म में तुम मेरे हस्बैंड थे और तुमने एक नौकरानी के लिए मुझे छोड़ा था। मुझे इस बात का गुस्सा आया और मैंने तुम दोनों को ही मार दिया। इस बात की मुझे सजा मिली, आज तक मैं जिंदा हूँ, मगर पिछले जन्म में जो कुछ भी हुआ मैं इस जन्म में नहीं होने दूंगी। सूहो उसे कहता है कि देखो मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और जिस तरह की तुम बातें करती हो तो लगता है कि तुम्हें मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है। इतना कहकर वो चला जाता है। अगले दिन सूहो को एक डीएनए रिपोर्ट मिलती है। वो हेरा के पास जाकर उसे कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर 10 साल पुरानी जो लाश मिली थी वो तुम्हारे डैड की है। उस चेयरमैन पार्क ने हमसे झूठ बोला था कि उसने तुम्हारे डैड का अंतिम संस्कार अच्छे से किया है, बल्कि उसने तो उसकी लाश को कहीं दफना दिया था। अगले सीन में चेयरमैन पार्क पुलिस वालों के सामने होता है। पुलिस वाले उसे इंटेरोगेट कर रहे थे तो वो बचने के लिए सूहो का नाम चढ़ा देता है। वो कहता है कि सूहो के डैड के रिसर्च पेपर हेरा के डैड को चाहिए थे। ऊपर से हेरा के डैड सूहो को अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे एंड उसे काफी हर्ट भी किया करते थे। तो क्या पता सूहो ने इस बात का बदला उसकी जान लेकर लिया हो। आगे पुलिस वाले सूहो को इंटेरोगेट करने के लिए बुलाते हैं तो सूहो उसे कहता है कि पहले तो मुझे भी यही लग रहा था कि उसको मेरे डैड के रिसर्च पेपर चाहिए, तो मैंने उसे सीधे सीधे दे दिए, लेकिन उन्होंने वो रिसर्च पेपर नहीं लिए। पुलिस वाले जब उसे अनाथ आश्रम वाली बात पूछते हैं तो सूहो कहता है कि उसको ऐसा लग रहा था कि मेरा और उसकी बेटी का चक्कर चल रहा है, तो वो अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझे अनाथ आश्रम भेजना चाहते थे। हेरा भी सूहो के साथ पुलिस स्टेशन आई थी। जब वो सूहो को अपने डैड के बारे में इस तरह की बातें करते हुए सुनती है तो उसकी भी ये गलतफहमी दूर हो जाती है और सूहो हेरा को घर लेकर वापस आता है। दूसरी तरफ बेकी को चोम्बोक मिल गया था। बेकी देखती है कि चोम्बोक पहले की ही तरह आज भी पेंटिंग्स करता है। बेकी चोम्बोक से बात कर ही रही थी कि वहाँ पर सूहो आता है। वो जब उस पेंटिंग को देखता है तो उसे अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सूहो का एक एम्प्लॉय कहता है कि इस पेंटिंग में जो लड़का और लड़की है वो तो बिल्कुल सूहो और हेरा की तरह दिखते हैं। सूहो जल्दी से घर आता है एंड हेरा को शादी के लिए प्रपोज करता है तो हेरा उसे कहती है कि मुझे पता नहीं था कि मुझे मैरिज का प्रपोजल कुछ इस तरह से मिलेगा, मगर वो हाँ कहती है।
सूहो को सपने में शरॉन दिखाई देती है जो उसे कह रही थी कि तुम्हें मुझे याद करना होगा, तुम मेरे हस्बैंड हो, जो प्यार तुमने मुझे उस जन्म में नहीं दिया था अब तुम्हें मुझे इस जन्म में देना होगा। सूहो तुरंत इस बुरे सपने से उठ जाता है और सोचने लगता है कि उसे ये क्या हुआ है। अगले दिन वो हेरा से कहता है कि आगे से तुम शरॉन से मिलने के लिए मत जाना। हेरा उसे पूछती है कि ऐसा क्यों, पर फिर वो उसकी बात को मान जाती है। सूहो जब कंपनी आता है तो उसका एक एम्प्लॉय ये पेंटिंग उसे गिफ्ट में देता है क्योंकि वो पेंटिंग सूहो को काफी पसंद आ गई थी। पर सूहो जब भी इस पेंटिंग की तरफ देखता है तो उसे बार बार शरॉन की आवाज सुनाई देती है कि तुम्हें मुझे याद करना होगा, तुम मेरे हस्बैंड हो। दूसरी तरफ आंटी के जरिए शरॉन को पता लगता है कि सूहो और हेरा शादी करने वाले हैं। उसे ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ही बेकी उसके पास आती है तो शरॉन उसे भी यही बात करती है। तो बेकी उसे ये वाली पेंटिंग दिखाते हुए कहती है कि जरा देखो, पिछले जन्म में भी तुम्हारे साथ कोई नहीं था, सभी लोग हेरा को सूहो के साथ देखना चाहते थे, अब तो तुम सुधर जाओ, तुम सूहो के पीछे पड़ना बंद करो, तुमने ऑलरेडी बहुत सारे पाप कर लिए हैं, अब तुम शांति से मरने के बारे में सोचो। यहाँ पर हेरा और सूहो वेडिंग ड्रेस खरीदने के लिए आए थे। हेरा वेडिंग ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्रिटी लग रही थी तो सूहो उसकी कुछ फोटोज खींच लेता है। सब कुछ अच्छे से ही जा रहा था पर यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है। जितने भी लोग सूहो की साइड थे अब वो चेयरमैन पार्क की साइड हो जाते हैं। सभी लोग सूहो से कहते हैं कि अब उन्हें रीडेवलपमेंट करवाना है, अब उन्हें पुराने घर में नहीं रहना है, उनको भी मॉडर्न फैसिलिटीज चाहिए। बहुत सारे लोग सूहो पर भड़के हुए थे। सूहो उन्हें कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा था तो हेरा सूहो की तरफ से कहती है कि अगर आप लोगों को रीडेवलपमेंट करवाना है तो आपको 30 सालों के लिए लोन भरना पड़ेगा। इतने सालों की लोन का सुनकर तो सभी लोग चुप हो जाते हैं। हेरा कहती है कि सूहो का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके ये ट्रेडिशनल हाउस वैसे के वैसे ही रहेंगे। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो इतना ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो लोग फिर से सूहो की साइड हो जाते हैं। शरॉन हेरा को अपने स्टोर बुलाती है और उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम शादी करने वाली हो तो मैं तुम्हारी शादी का ड्रेस बनाना चाहती हूँ। हेरा उसे कहती है कि अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। शरॉन उसे कहती है कि मुझे सूहो पसंद है, क्या करूँ, वो इतना अच्छा है कि मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। हेरा उसे कहती है कि ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो। शरॉन कहती है कि तुम्हें ये लगता है ना कि मैं बहुत ही ज़्यादा अजीब हूँ, पर कोई नहीं, इस बार मैं तुम्हारे लिए सूहो को जाने दे रही हूँ। दूसरी तरफ सूहो को शरॉन की बार बार आवाज़ सुनाई दे रही थी तो वो बेकी के पास जाकर इन सारी चीजों के बारे में उसे बताता है। बेकी उसे कहती है कि वो औरत एकदम पागल है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। सूहो कहता है कि आपने उस दिन जो कहानी मुझे सुनाई थी, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी पास्ट लाइफ थी, क्योंकि मुझे जब भी शरॉन की आवाज सुनाई देती है तो मुझे बिल्कुल उसी तरह के विजन आते हैं। बेकी उसे कहती है कि तुम्हें जल्दी ही पास्ट लाइफ के बारे में पता लग जाएगा, क्योंकि चंबो की कब्र मिल गई है, उस कब्र में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बस तुम्हें इतना याद रखना है कि जिस औरत ने अच्छे कपड़े पहने हैं और तुम्हारी वाइफ होने का ढोंग कर रही है वो बुरी औरत है, और जिसने नौकरानी जैसे कपड़े पहने हैं और जिसके चेहरे पर स्कार है वही तुम्हारा असली प्यार है। सूहो ये सुनकर अपने घर चला जाता है। घर जाने के बाद उसे कुछ ऐसा नजर आ रहा था, एंड ऐसा एक बार नहीं लेकिन बार बार होता है। वो इन सारी चीजों से परेशान होकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। आगे सूहो हेरा को शादी की डेट पूछता है तो हेरा उसे कहती है कि तुम मुझे 2 साल दो, इन 2 सालों में मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, तुम्हारे लायक बनना है। तो ये सुनकर वो मान जाता है। बेकी चंबोक के पास से कब्र में से मिले डॉक्यूमेंट मांगती है तो ऑफ कोर्स चंबोक तो मना ही करने वाला था। तो बेकी अपनी कुछ सुपर पावर उसे दिखाती है एंड दूर से हेरा भी ये सब कुछ देख लेती है, लेकिन बेकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चंबोक से कहती है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, अभी मैं तुम्हें जो कहानी सुनाने वाली
वाली हूँ, अगर वही कहानी उन डॉक्यूमेंट में से निकली तो तुम वो सारे मुझे दे दोगे। ये सुनकर चुंबक मान जाता है। वो देखता है कि इसमें तो सूहो, हेरा और शैरॉन की कहानी है जो कि बेकी ने उसे सुनाई थी, इसलिए उसे बेकी को वो सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। बेकी तुरंत सूहो को ये कहानी जानने के लिए बुला लेती है, मगर जब शैरॉन को इसके बारे में पता लगता है तो वो बेकी से झगड़ा करने के लिए आ जाती है। तभी ही वहाँ पर सूहो आता है एंड वो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लेता है। शैरॉन नहीं चाहती थी कि सूहो को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में पता चले, मतलब कि शैरॉन उसे ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उसने पास्ट लाइफ में हेरा और उसके साथ कितना ज्यादा बुरा किया। वो जल्दी से उन पेपर्स को लेकर चलाने लगती है, मगर ऐसा हो नहीं पाता। वो पेपर नहीं चलते बल्कि शैरॉन का कर्ज ही एक्टिवेट हो जाता है। वो दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रही थी तो सूहो उसके पास जाता है, मगर उसका भी हाथ चल जाता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ हो क्या रहा है। अभी अभी शैरॉन ने जो पेपर चलाने की कोशिश की, इस वजह से उसके चेहरे पर भी वंडरिंग घोस्ट का निशान आ जाता है। ये देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। बेकी देखती है कि उसकी बॉडी पर तो कोई निशान नहीं आया, ऊपर से जितने भी निशान आए थे वो भी सारे गायब हो गए हैं। शैरॉन के वहाँ से जाने के बाद सूहो अपनी पास्ट लाइफ को जानने के लिए उन सारे डॉक्यूमेंट्स को रीड करता है। वेल ये जो डॉक्यूमेंट थे वो बिल्कुल मंगा की तरह थे। पूरी कहानी जानने के बाद बेकी उसे कहती है कि ये सारी मेरी गलती है, अगर बच्चों को मैंने बचपन में ही स्विच नहीं किया होता तो आज शैरॉन इतनी ज्यादा बुरी नहीं बनती और हेरा को भी इतना ज्यादा सफर नहीं करना पड़ता। वो सूहो से तहदिल से माफी मांगती है तो सूहो उसे कहता है कि आप इन सारी बातों के बारे में हेरा को कुछ भी मत बताना। आगे वो घर वापस आता है एंड हेरा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। यहाँ पर शैरॉन के चेहरे पर जो निशान लगा था उसको मिटाने के लिए शैरॉन हेरा और सूहो के लिए एक वेडिंग ड्रेस तैयार करती है। ये आइडिया उसे बेकी नहीं दिया था। ड्रेसेस तैयार होने के बाद शैरॉन के चेहरे पर वो निशान गायब हो जाता है। शैरॉन सूहो को बुलाकर उसे वेडिंग ड्रेस दिखाते हुए कहती है कि पास्ट में मैंने जो कुछ भी किया प्लीज उस वजह से मुझे माफ कर देना। शैरॉन को इस तरह से देखकर हमें तो एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि वो सुधर गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही सूहो वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए जाता है तो वो खुद ब्राइड का ड्रेस पहनकर आ जाती है। सूहो ये देखकर अपना कोट उतार देता है तो वो कहती है कि क्या तुम थोड़ी देर के लिए नाटक नहीं कर सकते। सूहो उसे कहता है कि बेकी ने कहा इसलिए मैं यहाँ पर आया, वरना मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। शैरॉन उस चाकू को दिखाकर कहती है कि अगर तुम्हें हेरा के साथ शादी करनी है तो तुम्हें मुझे मारकर उसके साथ होना होगा। सूहो उसे कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे मारना नहीं चाहते तो मैं खुद को मार दूंगी। सूहो को लगता है कि ये पागल हो गई है तो वो वहाँ से जाने लगता है, मगर शैरॉन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो सूहो को ही स्टेप कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। सूहो देखता है कि हेरा का कॉल आ रहा है। वो रिसीव करना चाहता था लेकिन वो इतना ज्यादा दर्द में था कि वो ऐसा नहीं कर पाता एंड वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेरा अपनी रिंग को फुल मून नाइट के दिन पर खुला रखती है ताकि उस पर चांद की रोशनी पड़े एंड वो विश मांग सके। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि ऐसा करने पर मांगी हुई विश जरूर पूरी होती है। उस दिन हेरा ने अपनी विश में ये मांगा था कि सूहो को कोई भी आसानी से नहीं मार पाएगा। सूहो का खून करने के बाद शैरॉन भागकर बेकी के पास आती है तो बेकी उसे कहती है कि तुमने ये कैसे कपड़े पहने हैं और तुम्हारे कपड़ों पर खून क्यों लगा है। तो शैरॉन उसे कहती है कि मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेकी सूहो को बचाने के लिए भागती है। सूहो का बहुत सारा खून बह गया था तो बेकी को लगता है कि अब सूहो को बचाना नामुमकिन है, मगर तभी ही वो चाकू अपने आप ही बाहर निकल जाता है और जितने भी घाव थे वो अपने आप ही हील हो जाते हैं। बेकी देखती है कि इसकी सांसें अभी भी चल रही है तो वो जल्दी से उसे हॉस्पिटलाइज करती है। हेरा को जब इसके बारे में पता लगता है तो वो भागकर हॉस्पिटल आती है। डॉक्टर उसे कहती है कि सूहो बिल्कुल ठीक है, मगर उसने अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा।
सूहो का बहुत सारा खून बह गया है, पर फिर भी उसकी बॉडी में एक भी कट नहीं है। अब बेकी शैरॉन के पास आती है तो शैरॉन उससे कहती है कि क्या पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ रही है, तो वो कहती है कि नहीं, सूहो लकीली जिंदा बच गया है। यह सुनकर वो काफ़ी शॉक्ड होती है। बेकी उसे फिर से समझाती है कि तुमने उसके साथ आज भी बहुत बुरा किया है, तो प्लीज़ उन दोनों को अब तो जाने दो। मगर फिर भी शैरॉन को अक्ल नहीं आती। वो सूहो को हॉस्पिटल में मारने के लिए चाहती है, मगर पता नहीं कोई अजीब सी पावर उसे प्रोटेक्ट कर लेती है। शैरॉन ये देखकर वहाँ से भाग जाती है। तभी ही सूहो को होश आ जाता है एंड थोड़ी ही देर में हेरा भी वहाँ पर पहुँच जाती है। हेरा उसका अच्छे से ध्यान रखती है, जिस वजह से वो जल्दी ही रिकवर कर जाता है। मगर वो यहाँ पर एक अजीब सी बात नोटिस करता है। उसके थोड़े से ही हाथ के प्रेशर से ग्लास टूट जाता है, मतलब कि उसकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही स्ट्रेंथ आ गई है। शैरॉन कोरिया को छोड़कर एब्रॉड जाने का प्लान बना लेती है, तो वो अपने असिस्टेंट से कहती है कि मेरे जाने के बाद शैरॉन टेलर को तुम संभालना। वो आखिरी बार बेकी से मिलने के लिए जब जाती है तो वहाँ पर सूहो आता है। वो उसके पासपोर्ट को देखकर कहता है कि तो तुम मेरा मर्डर करने के बाद भागना चाहती हो, मगर ऐसा हो नहीं पाएगा। हेरा और सूहो दोनों ही शैरॉन को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहे थे। जब रेड सिग्नल होने की वजह से कार रुकती है तो शैरॉन कार से उतरकर हान रिवर के ब्रिज में से छलांग लगा देती है। शैरॉन को अपने सामने मरता देख हेरा को एक सदमा सा लग जाता है, तो सूहो उसे घर लेकर आता है। उसके बाद सूहो बेकी के पास जाकर शैरॉन के बारे में पूछता है, क्योंकि पुलिस को शैरॉन की बॉडी नहीं मिली थी। बेकी उसे कहती है कि तुम ऐसा समझ सकते हो कि वो मर चुकी है, अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि शैरॉन ने पहले भी अपनी जान लेने के लिए ऐसा कई बार किया है। एंड जब भी वो पानी में कूदती थी तो 30 या 50 सालों के बाद ही पानी से निकलती थी। अगले दिन जीहुन सूहो को एक्सरसाइज करवा रहा था, तो वो देखता है कि सूहो पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। वो 100 से ज़्यादा बेंच प्रेस करता है, तो ये देखकर सिर्फ जीहुन ही नहीं बल्कि खुद सूहो भी काफ़ी शॉक्ड होता है। चेयरमैन पार्क बेकी से मिलता है एंड कहता है कि मैंने सपने में देखा था कि मैं एक सोल की ऊंची और बड़ी बिल्डिंग पर खड़ा हूँ और वो बिल्डिंग मेरी है। तो बेकी उसे कहती है कि जरा ध्यान से कहीं गिर मत जाना। चेयरमैन पार्क कहता है कि मुझे सियोरिन को देखना है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। तो बेकी कहती है कि तुम दोनों ही काफी सिमिलर हो, तुम एक चीज के पीछे पड़ जाते हो तो उसे छोड़ने का नाम नहीं लेते हो। वैसे सियोरिन की मौत हो गई है। ये सुनकर वो हंसने लगता है एंड कहता है कि वो कभी भी मर नहीं सकती। बेकी कहती है कि ऐसा है तो तुम उसे ढूंढ सकते हो। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि हेरा की फ्रेंड जब छोटी थी तब उसने चेयरमैन पार्क और हेरा के डैड को झगड़ा करते हुए देख लिया था। हेरा के डैड उसे कह रहे थे कि तुमने ही मिस्टर मून को फैक्ट्री में आग लगवाकर मार डाला, तुमने पैसों की लालच में आकर किसी का खून कर दिया है, अब क्या तुम मुझे मारना चाहते हो, तुम जरूर भुगतोगे। चेयरमैन पार्क को उसकी बातों को सुनकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे एक घूंसा मारते हैं, जिससे हेरा के डैड का सिर दीवार के कोने से जाकर टकराता है एंड उसकी मौत वहीं पर ही हो जाती है। हेरा की फ्रेंड ने यह सारा नज़ारा अपनी आंखों से देखा था। प्रेजेंट में वो ये सारी बातें गॉन को बता रही थी। गॉन उसे पूछता है कि जब तुमने ये सब कुछ देख ही लिया था तो तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। तो वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती थी और मैं नहीं चाहती कि तुम अपने डैड की वजह से परेशान हो। उस इंसिडेंट के बाद तुम्हारे डैड बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले बन गए, तुम भी लग्जरियस लाइफ को जी रहे थे, तो मुझे लगा कि तुम इस तरह से खुश हो, मैं तुम्हारी खुशियाँ छीनना नहीं चाहती थी। हेरा को बेकी और शैरॉन पर शक हो गया था कि ये दोनों आम इंसान नहीं है, इसीलिए बेकी उसे उसकी पास्ट लाइफ दिखाती है। हेरा अपनी कहानी को सुनकर कहती है कि मुझे पास्ट लाइफ जैसी चीज़ों में यकीन नहीं है। तो बेकी उसे कहती है कि मगर ये सब कुछ पास्ट में हो चुका है। हेरा कहती है कि अगर ये कहानी सच है तो सियोरिन जरूर वापस आएगी क्योंकि वो इमॉर्टल है। तो बेकी उसे कहती है कि वो आएगी, पर तब तक तो तुम दोनों बूढ़े हो चुके होंगे। आगे हेरा उस रेड कोट को वापस शैरॉन टेलर में रखने के लिए जाती है, क्योंकि हेरा को लग रहा था कि अब उसे ये कोट नहीं चाहिए, क्योंकि हेरा को ऐसा लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी सूहो के साथ अच्छे से जाएगी। पर तभी ही शैरॉन टेलर में शैरॉन आ जाती है। हेरा उसे जिंदा देखकर काफी डर सी जाती है, मगर मजेदार बात ये थी कि शैरॉन अपनी पिछली यादों को भूल गई है। मतलब पिछले 2-3 सालों में जो कुछ भी हुआ वो सब
कुछ उसे याद नहीं था। हेरा देखती है कि शैरॉन उसे पहचान नहीं पा रही है एंड वो बिल्कुल उसे कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही है, तो वो वहाँ से चली जाती है। वो सीधा सूहो के पास आकर शैरॉन के जिंदा होने के बारे में बताती है एंड साथ ही साथ में ये भी कहती है कि उसका मेमोरी लॉस्ट हुआ है। सूहो उसे कहता है कि जो भी हो आगे से हम उसे नहीं मिलेंगे। फिर वो कहता है कि मैं 2 साल तक वेट नहीं कर सकता, मुझे अभी के अभी तुमसे शादी करनी है। शैरॉन जिंदा है ये सुनकर बेकी उसे मिलने के लिए चाहती है, पर उसे भी पता लग जाता है कि उसे हेरा और सूहो के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो वो उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन बेकी के वहाँ से तुरंत जाने के बाद चिहुन आता है। शैरॉन उसे कस्टमर की तरह ट्रीट कर रही थी, तो वो उसे कहता है कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं और तुमने मेरे लिए काफी सूट बनाए हैं और तुम सूहो को भी काफी पसंद किया करती थी। तो वो कहती है कि कौन सूहो? तो वो कहता है कि क्या तुम सूहो को भूल गई हो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? तो वो कहती है कि हाँ, तुम मेरे कस्टमर हो। शैरॉन का असिस्टेंट तुरंत चिहुन को साइड में लेकर आता है एंड कहता है कि आगे से तुम सूहो का जिक्र उसके सामने मत करना। तो वो कहता है कि ठीक है, नहीं करूंगा। वेल, ये जो औरत है वो तो काफी ज्यादा डरावनी है। पूरी सच्चाई जानने के बाद कौन काफी ज्यादा दुखी हो जाता है एंड ड्रंक होकर घर वापस आता है। वो चेयरमैन पार्क से कहता है कि डैड प्लीज अब आप सब कुछ स्टॉप कर दीजिए, आप लोगों से धोखाधड़ी करके इस तरह से पैसे नहीं कमा सकते। तो चेयरमैन पार्क उसे कहते हैं कि तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक रिच मैन के बेटे हो। अगर पैसा है तो ही सब कुछ है, पैसे के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। तो कौन कहता है कि मैं एक रिच मैन का बेटा नहीं हूँ बल्कि एक क्रिमिनल का बेटा हूँ। चेयरमैन पार्क उसे कहते हैं कि तुम ड्रंक हो, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए। अगले दिन जिहोन का फंडा सबके सामने फूट जाता है कि वो गॉन के लिए काम करता है, इसलिए सूहो उसे काम से निकाल देता है। हेरा सूहो को बताती है कि उसे रोम जाना है 2 सालों के लिए, उसके बाद ही वो उसे शादी करेगी। तो सूहो ऐसा नहीं चाहता था। वो नाराजगी जताते हुए कहता है कि वो हमेशा ही उसके साथ रहना चाहता है एंड वो उसके लिए रोम ना चाहे। हेरा उसे कहती है कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, पर उससे भी ज्यादा मैं खुद के लिए इम्पोर्टेंट हूँ, तो प्लीज मुझे रोम जाने दो। ये सुनकर सूहो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। पर जब वो काम कर रहा था तो उसे एक विजन दिखाई देता है जहाँ पर हेरा रो रही थी। वो जल्दी से हेरा के पास जाता है। हेरा सच में रो रही थी, तो वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो, वैसे 2 सालों की ही तो बात है, मैं तुमसे वहाँ मिलने के लिए आता रहूंगा। आगे हेरा रोम जाने से पहले सूहो से शादी कर लेती है। उसकी शादी में बेकी भी आई थी। वहीं शैरॉन बेकी के घर पर आई थी। वो कहती है कि ये बेकी पता नहीं कहाँ चली गई। बेकी के घर में हेरा का वो रेड कोट भी पड़ा हुआ था, तो शैरॉन उसे देखकर कहती है कि क्या इसे मैंने बेकी के लिए बनाया है, लेकिन ये तो काफी पतला लगता है। वो जैसे ही उस रेड कोट को टच करती है तो उसे सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती है। तभी ही उसे पता लग जाता है कि सूहो और हेरा ने शादी कर ली है। अगले सीन में वो चेयरमैन पार्क से मिलने के लिए जाती है। चेयरमैन पार्क उसे इस उम्र में प्रपोज करता है कि वो अभी भी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, मगर शैरॉन को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पहले की ही तरह उसे काफी नापसंद करती है, पर फिर भी वो उसके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता है। दूसरी तरफ हेरा और सूहो अपने हनीमून के लिए आए थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी ही चेयरमैन पार्क का एक गुंडा आकर सूहो की कार की ब्रेक्स फेल कर देता है। अगले सीन में सूहो जब कुछ सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसे भी पता लग जाता है कि उसकी कार की ब्रेक्स फेल हो चुकी है। थोड़ी ही देर में उसका बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। कार का तो कचुम्बर बन गया था। 2 स्कूल के स्टूडेंट उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तो वो इस इंसिडेंट को देखकर पुलिस को कॉल करते हैं एंड दूसरा जो लड़का था वो इस इंसिडेंट की वीडियो बना रहा था। तभी ही वो लड़का देखता है कि इस कचड़ाई हुई कार में से सूहो बिल्कुल ठीक ठाक एंड जिंदा बाहर निकलता है। उसकी बॉडी पर एक भी खरोच नहीं थी। सूहो उन लड़कों से फोन मांगकर हेरा को कॉल करके बता देता है कि उसका एक एक्सीडेंट हुआ है। अगले सीन में वो पुलिस स्टेशन जाकर इसकी रिपोर्ट करा रहा था। वो कहता है कि चेयरमैन पार्क ने मेरी जान लेने की कोशिश की है, तो आप इस केस को हल्के में ना लीजिए। जब वो घर आता है तो हेरा उसके लिए काफी परेशान हो रही थी, तो वो उसे कहता है कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ,
पर बाद में वो गहरी नींद में चला जाता है। जैसा कि शैरॉन अपनी सारी पावर यूज करने के बाद कैसे सो जाती है, वैसे ही आज सूहो के साथ हो रहा था। अगले सीन में सूहो के उस वीडियो में सभी लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे, जिस वजह से वो वीडियो काफी तेजी से वायरल होता है एंड वो शैरॉन तक भी पहुंच जाता है। वो कहती है कि सूहो का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ पर फिर भी उसे एक खरोच तक नहीं आई, कहीं वो भी मेरी तरह इमोर्टल तो नहीं बन रहा ना। वो जल्दी से बेकी के पास जाकर इस एक्सीडेंट वाली बात को बेकी को बताती है एंड साथ ही साथ में कहती है कि वो भी अब इमोर्टल बन रहा है। बेकी ये सुनकर काफी परेशान हो जाती है, पर शैरॉन काफी खुश नजर आ रही थी। मगर जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बाल धीरे धीरे करके सफेद हो रहे हैं। उसकी स्किन पर भी रिंकल्स आ रहे थे, यानी कि वो अब बूढ़ी हो रही है। 18 घंटों के बाद सूहो को जब होश आता है तो हेरा उसे डांटते हुए कहती है कि अगर मैं उस वीडियो को ना देखती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि तुम्हारा कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। मेरे ख्याल से अब हमें सोल वापस चले जाना चाहिए। वो लोग जब बस से सोल वापस जा रहे थे तो सूहो को दूर बैठे पैसेंजर की आवाज सुनाई देती है जो कि जापानीज में बात कर रहे थे। सूहो को जापानीज तो नहीं आती थी, पर फिर भी वो उसे जापानीज में बात करता है। ये देखकर वो खुद शॉक था। वो ये बात नोटिस कर लेता है कि वो धीरे धीरे करके स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो उसे भी पता लग जाता है कि अब तो वो बेकी और शैरॉन की तरह इमोर्टल बन रहा है। वो जब बेकी को इसके बारे में बात करने के लिए बुलाता है तो बेकी उसके लिए परेशान होती है एंड उन दोनों को बात करते हुए देखकर हेरा को भी सूहो के बारे में पता लग जाता है। उस रात वो दोनों ही काफी परेशान रहते हैं एंड इमोर्टल वाली बात सुनकर दोनों को ही नींद नहीं आती। अगले दिन शैरॉन हेरा के पास आकर उसे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड तो अब धीरे धीरे करके मॉन्स्टर बन रहा है और मैं नॉर्मल होती जा रही हूँ। तुम तो एक दिन मर जाओगी पर वो जिंदा रहेगा। मैं पिछले 250 सालों से अकेली थी, उसका इंतजार कर रही थी। अब इंतजार करने की बारी उसकी है। मैं उसका अगला जन्म होने के लिए वेट कर रही थी, उसके लिए काफी तड़प रही थी। अब वो भी तुम्हें इसी तरह से देखने के लिए तड़पेगा। हेरा को शैरॉन की बातें कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसलिए वो उसे इग्नोर करती हुई वहां से चली जाती है, पर बाद में काफी ज्यादा दुखी होती है। दूसरी ओर बेकी को जब शैरॉन की करतूत के बारे में पता लगता है कि कैसे उसने रिंग को पिघलाकर नाइफ बना दिया, तो वो इसके बारे में सूहो को बता देती है। बेकी अपनी सुपर पावर का यूज करके पता लगाती है कि उस रिंग में हेरा ने क्या विश मांगी थी एंड उसे पता लगता है कि हेरा ने विश में मांगा था कि सूहो कभी भी ना मरे। बेकी सूहो से कहती है कि तुम्हें जब ये चाकू लगा तब हेरा की वो विश पूरी हो गई एंड हेरा की ही वजह से आज तुम इमोर्टल बन गए हो। चेयरमैन पार्क शैरॉन से मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि तुमने ही मुझे सूहो को मारने को कहा था, तो शैरॉन कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो चेयरमैन पार्क कहते हैं कि अब तुम बात से मुकर रही हो। तुमने ही बचपन में मुझे सिखाया था कि जो भी तुम्हारे रास्ते में आए उसे हटा दो, तो मैंने सूहो के साथ वैसा ही किया। अब तुम अपनी सारी जमीन मुझे बेच दो ताकि मैं वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना सकूं। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो तुम चुड़ैल हो, ये बात मैं मीडिया को बता दूंगा। आगे सूहो को जब पता लगता है कि शैरॉन हेरा से मिली थी और उसने हेरा से कैसी बात की, तो वो हेरा के पास जाता है एंड उसे कहता है कि तुम आगे से हेरा से दूर रहना। शैरॉन उसे कहती है कि मैंने सुना है कि हेरा की वजह से अब तुम एक मॉन्स्टर बनते जा रहे हो। मैं तो पहले से ही ये चाहती थी कि तुम भी मेरी तरह बन जाओ ताकि हम दोनों अपनी जिंदगी साथ में बिताए, पर अब ऐसा हो नहीं पाएगा। सूहो उसे कहता है कि हेरा को आगे से तंग मत करना, वरना मैं तुम्हारी आइडेंटिटी सबको एक्सपोज कर दूंगा। इतना कहकर वो जा रहा था तो शैरॉन उसे रोकती है, पर वो देखती है कि सूहो के टच करने पर उसकी जो स्किन है वो ओल्ड होती जा रही है। सूहो ये देखकर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम धीरे धीरे करके ओल्ड होकर मर जाओ। दूसरी ओर बेकी ने हेरा को मिलने के लिए बुलाया था ताकि वो सूहो के बारे में हेरा को कुछ बता सके, पर तभी ही शैरॉन आकर हेरा को मारने लगती है। जब बेकी शैरॉन को रोकने के लिए जाती है तो शैरॉन उसे भी मारना शुरू कर देती है। इस बार शैरॉन बेकी पर भारी पड़ते हुए उसे जान से मार देती है। बेकी को मारने के बाद वो हेरा के पास आ रही थी, तभी ही वहाँ पर सूहो आ जाता है। सूहो जब शैरॉन का हाथ पकड़ता है उसे रोकने के लिए, तो इस बार शैरॉन पूरी एक ओल्ड वुमन बन जाती है। वो अपने आप को इस तरह से देखकर वहाँ से भाग जाती है। फिर ये दोनों बेकी के पास आते हैं। बेकी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। बेकी कहती है कि अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है,
तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहना और कभी भी अलग मत होना। इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अगले सीन में हेरा और सूहो बेकी का फ्यूनरल पूरा करते हैं। उनको पता लगता है कि बेकी ने उन दोनों के लिए काफी सारी जमीनें छोड़ी है। अगले सीन में गॉन आकर सूहो से ये कहता है कि उसके डैड के खिलाफ सूहो के पास जितने भी सबूत और गवाह है वो पुलिस को सबमिट करा दे। वो हेरा की फ्रेंड से कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी पता हो वो तुम पुलिस को बता दो। ये कहते हुए उसकी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। गॉन ये सब कुछ इसीलिए कर रहा था ताकि उसके डैड और भी ज्यादा बुरे ना बने। दूसरी तरफ हम शेरॉन को देखते हैं। वो अपने असिस्टेंट से कह रही थी कि तुम आखिरी बार मुझ पर एक एहसान कर दो। अगले सीन में उसका असिस्टेंट सूहो के घर पर आकर कहता है कि शेरॉन ने हेरा के लिए कुछ कपड़े भिजवाए हैं। सूहो ये सुनकर उन कपड़ों को चलाने लगता है। जैसे जैसे ये कपड़े चल रहे थे उसी तरह से शेरॉन चल रही थी। यहाँ पर हमें एक बात दिखाने की कोशिश की है कि पिछले जन्म में सूहो और हेरा को शेरॉन ने कुछ इसी तरह से मारा था, तो आज उसके साथ वैसा ही हो रहा है। जब कपड़े पूरे चलकर खाक हो जाते हैं तो यहाँ पर शेरॉन भी इस दुनिया से गायब हो जाती है। चेयरमैन पार्क ने आज तक जितने भी गुनाह किए थे वो सारे न्यूज में बताए जा रहे थे एंड पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। फिर हमें कहानी 10 सालों के बाद की दिखाई जाती है। हेरा की एज बढ़ रही थी पर सूहो वैसा का वैसा ही रहता है। हेरा की फ्रेंड और गॉन दोनों ही लग्जरियस लाइफ को छोड़कर आम जिंदगी जी रहे थे एंड काफी स्ट्रगल कर रहे थे। सूहो गॉन को बुलाकर कहता है कि तुम मेरी कंपनी को संभालो तो वो मना करता है। सूहो उसे कहता है कि तुम हो, तुम अपने डैड जैसे बिल्कुल भी नहीं हो। ये सुनकर गॉन मान जाता है। अगले सीन में हेरा और सूहो कहीं दूर रहने के लिए चले जाते हैं। फिर से कहानी में एक बहुत बड़ा लीप आता है। इनकी आज 50वीं सालगिरह थी और ये दोनों स्लोवेनिया में उसी कासल को विजिट करने के लिए आए थे। इन दोनों के कोई बच्चे नहीं थे क्योंकि सूहो ऐसा नहीं चाहता था। वो तो बस हेरा के साथ ही अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। वो दोनों एक लेक के पास बैठे थे एंड उन दोनों को अपनी सारी पुरानी मेमोरीज याद आ रही थी। हेरा यहीं पर ही सूहो के कंधे पर सर रख के अपनी आखिरी सांस लेती है। सूहो को जब पता लगता है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल होता है। कहानी के एंड में हमें सूहो को अकेला दिखाया जाता है जो कि कह रहा था कि हेरा, मुझे पता है कि तुम्हारा अगला जन्म जरूर होगा। उस जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूं या ना रहूं, पर तुम्हें एक बात याद रखनी है कि तुम्हारा ब्लैक नाइट तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए रहेगा। इसी सैड एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।